अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मुकम्मल नावल आपकी खिदमत में हाजिर है, तो आज ये नावल की तरफ चलते हैं। सूरज की किरणें 400 फैली आसमान को हसीन तर बना रही थीं। दिन भर का थका मांदा सूरज अपनी गोद से तमाम रोशनियों के जुगनू आसमान को सौंप कर गुरूब होने की तैयारियों में महव था। चहचहाते सुर अलापते परिंदे अपने अपने आशियानों की जानिब मसरूर व शादां लौट रहे थे। शाम की शहजादियाँ खरामा खरामा रुखसत होती रात की परियों को खुश आमदेद कह रही थीं। वो रोज़ अपने कमरे की वाहिद खिड़की से ढलती शाम और आती स्या रात का मंजर बहुत तवज्जो और गहराई से देखती थी, और हमेशा इन उड़ते परिंदों को अपने अपने ठिकानों की जानिब लौटते हुए देखकर सोचा करती थी कि कितने खुश नसीब मखलूक है जो अपने पुरसकून घोंसलों में जाकर चैन की नींद सोती है। हर तरह की फ़िक्र इस्तराब से बेनियाज अपनों के संग सोच के सागर में डुबकियां लगाते लगाते हमेशा की तरह रात के आंचल ने देखते ही देखते फलक को अपनी स्याही से ढांप लिया था, और अब आसमान में सितारे नया जहां आबाद किए चांद की आमद के मुंतज़िर थे, जो बादलों की ओट में छुपा अपना जलवा दिखाने के लिए किसी शोख महबूबा की तरह अटकलियाँ कर रहा था। रामिया ने एक थकी थकी सी सांस फिजा में खारिज की और खिड़की से हटकर अपने बिस्तर पर बैठकर बैकग्राउंड से सर टिकाकर आंखें मूंद लीं। जब ही हल्की सी दस्तक देकर कोई खामोशी से अंदर चला आया। रामिया बखूबी जानती थी कि इस वक्त इस कमरे में कौन आया है। वो चंद सानिये उसे हनूस इसी पोजीशन में बैठा देखता रहा, फिर सामने धरी कुर्सी पर बैठकर आहिस्तगी से गोया हुआ। लगता है आज बहुत थक गई हो, ज़ीशान की आवाज़ कमरे में गूंजी तो नाचार उसने अपनी आंखें खोलकर उसे देखा, फिर सर हिलाकर नरमी से कहा, हाँ शायद बहुत थक गई हूँ। अब दिल चाहता है कि ढेर सारा आराम करूँ, गहरी नींद सो जाऊँ ताकि मेरे रोम रोम में रची ये थकन उतर जाए। रामिया, तुम खुद को दूसरों से अलग थलग क्यों रखती हो? आयशा, नाइमा और नाजिश की तरह क्यों सबसे घुल मिल कर नहीं रहती? हंसा बोला करो, इस घर की सरगर्मियों में हिस्सा लिया करो, आखिर तुम दूसरों से अलग थोड़ी हो। वो हमेशा की तरह उसे फिर समझाने बैठ गया था। मैं अलग हूँ ज़ीशान, ये घर मेरा नहीं है, यहाँ रहने वाले लोग मेरे अपने नहीं हैं, और ना ही इस घर के मकीनों के दिलों में मेरी हैसियत नाइमा, नाजिश और आयशा जैसी है। ये बात तुम भी अच्छी तरह जानते हो, फिर मुझे झूठ क्यों बोलते हो? रामिया उसे बगौर देखते हुए गीले लहजे में बोली, फिर नखवत से सर झटक कर गोया हुई। मुझे भी इस घर और यहाँ के रहने वालों को अपना कहने का कोई शौक़ नहीं है। रामिया की बात पर वो महज उसे खामोशी से देखता रह गया। वो कुछ गलत भी नहीं कह रही थी, यह हकीकत थी कि इस घर के लोगों के लिए वो एक नापसंदीदा हस्ती थी। वो अभी कुछ कहने का इरादा कर ही रहा था कि अचानक दस्तक देकर नाइमा अंदर दाखिल होकर रुखाई से बोली, अगर यहाँ से फुर्सत मिल जाए तो नीचे ड्राइंग रूम में तशरीफ़ ले आइए, फुफ्फो और अरमान भाई आए हुए हैं। रामिया ऐसे तंजिया जुमलों की आदी थी, लिहाजा नाइमा की बात पर उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अलबत्ता ज़ीशान तेज़ी से उठकर कमरे से बाहर चला गया। या अल्लाह, ये अच्छी सूरतें किसके नसीब में होती हैं? एक आध प्लीज़ मुझे भी दे दीजिए ना। उफ़, क्या गज़ब की शख्सियत थी, काश ये शख्स मेरा मुकद्दर बन जाए। अफीफ़ा हस्बे मामूल अपना राग अलाप रही थी, जबकि नोटबुक पर तेज़ी से कलम चलाते हुए रामिया के होंठों पर मुस्कुराहट भी उभर रही थी, जबकि ऐसा शाज़ो नादर ही होता था। तूबा रामिया को मुस्कुराते देखकर खुद भी मुस्कुरा दी। उसे अपनी ये अनोखी और दुनिया से नाराज़ सहेली दिलो जान से अजीज़ थी। रामिया, ये अपनी अफीफ़ा इतनी दिल फेंक रंगीन मिजाज और फ्लर्टी लड़की है कि हर नया बंदा देखकर इसकी आंखें माथे तक खुल जाती हैं और पूरे 32 दांत फ़ौरन बाहर आ जाते हैं। खुदा के वास्ते लड़की, कुछ तो हया का दामन पकड़ ले, आखिर इस छछोरी लड़की से हमने क्यों दोस्ती कर ली? रामिया आखिर में तूबा मसनूई पेशमानी से बोली तो रामिया खुलकर मुस्कुरा दी, फिर महज़ब अंदाज में गोया हुई, तुम फिक्र मत करो, ये ऐसा बादल है जो गरजता है, बरसता नहीं। बस ये सिर्फ दूर से बैठकर आहें भरने और दुहाइयाँ देने के अलावा और कुछ कर भी नहीं सकती। तो क्या करूं रामिया, मुझे कोई लिफ्ट ही नहीं देता। अफीफ़ा रोनी सूरत बनाकर बोली। इस वक्त वो अपने कैंपस के लॉन में बैठी हुई थी। तुम्हें किसी लिफ्ट लेने की चाहत हो रही है? वो फ़लाँ डिपार्टमेंट का अज़फ़र अकील या फिर इंग्लिश डिपार्टमेंट के उमर काज़मी की तवज्जो चाहिए। तूबा उसे छेड़ने के अंदाज में बोली तो अफीफ़ा बुरा सा मुँह बनाकर बोली, उफ़ो यारा, ये दोनों तो पुराने हो गए, तुमने शायद इसको देखा नहीं। आज मैंने इसे कैंपस की पार्किंग में देखा था। उफ़, क्या बताऊँ तूबा, मैं तो इसे देखते ही दिल हार बैठी। बोलते बोलते अफीफ़ा आखिर में अपने दिल पर हाथ रखकर लहक कर बोली, देखा रामिया, तुमने, कितनी बेशर्म लड़की है ये। अरे अपने फ्लर्टपन में उसने लड़कों को भी मात दे दी है। तूबा उसे खा जाने वाली नज़रों से देखते हुए
रामिया से मुखातिब होकर बोली, जो हनूज नोट बुक पर झुकी हुई थी। हाँ हाँ, खुद के पैरों में तो मंगनी की जंजीर पड़ी हुई है ना, तभी मेरी आज़ादी से जलती हो। अफीफ़ा उस पर चढ़ दौड़ी और फिर हस्बे मामूल दोनों में तकरार शुरू हो चुकी थी। रामिया ने इत्मीनान से नोटबुक बंद की, उसका काम मुकम्मल हो चुका था। तुम दोनों प्लीज़ बाद में लड़ लेना, पहले कैंटीन चलो, मुझे बहुत भूख लग रही है। आज नाश्ता भी गोल हो गया था। क्या तुमने नाश्ता नहीं किया? अरे पागल, पहले कुछ खा लेती, अब तो 1 बजने वाला है। तुम इतनी देर से भूखी हो? तूबा हैरान होते हुए प्यार भरे लहजे में बोली थी। अफीफ़ा भी रामिया की तरफ मुतवज्जो हुई। इट्स ओके यार, मुझे आदत है, अक्सर मैं खाना भी गोल कर जाती हूँ। अब प्लीज़ कैंटीन चलो, मुझसे मज़ीद भूख बर्दाश्त नहीं हो रही। कल रात भी ऐसे ही सो गई थी। रामिया मेरी जान, तुम अपना ख्याल क्यों नहीं रखती? रामिया की बात सुनकर तूबा और अफीफ़ा इंतहाई मगमूम सी हो गईं। वो दोनों रामिया के घर के माहौल और उनके मकीनों के सलूक से बखूबी वाकिफ़ थीं। जब ही अफीफ़ा दिल गिरफ्तगी से बोली, अरे तुम दोनों फ़िक्र क्यों करती हो? वह सख्त जान हूँ मैं, इतनी आसानी से नहीं मर सकती। रामिया तंजिया बोली तो अफीफ़ा तेज़ी से उससे लिपट गई। अगर ऐसी बात आइंदा कही तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा कभी, वो गुलगीर लहजे में बोली तो तूबा की आंखों में भी नमी फैल गई। रामिया भी जैसे चुप ही हो गई, फिर मुस्कुराकर उसे खुद से अलग करते हुए बोली, अच्छा बाबा, अब प्लीज़ कैंटीन चलो। हाँ भाई चलो, वरना ये भूखी कहीं हमें ही ना खा जाए। तूबा हंसते हुए उठकर बोली तो रामिया और अफीफ़ा भी उठ खड़ी हुई। इब्राहिम साहब तैयार होकर नाश्ते की मेज़ पर आए तो हमेशा की तरह मिसेस इब्राहिम को इंतहाई फ्रेश मूड में मुलाजिम की हमरा नाश्ते की मेज़ सजाते हुए देखा। इन्हें देखकर इब्राहिम साहब अंदर तक तरोताज़ा हो गए। सुबह खैर मिसेस इब्राहिम, वो हमेशा अपनी बीवी को इसी तरह मुखातिब करते थे। मिसेस इब्राहिम ने भी मुस्कुराकर इन्हें सुबह खैर कहा कि उसी दम अंश भी उजलत में डाइनिंग हॉल में दाखिल हुआ और दोनों को गुड मॉर्निंग कहकर जाने लगा। अरे अरे बरखुरदार, हवा के घोड़े पर क्यों सवार हो? यूनिवर्सिटी भागी नहीं जा रही, चलो पहले नाश्ता करो। इब्राहिम साहब उसे टोकते हुए बोले तो वो रुक गया। बाबा प्लीज़ मुझे जाने दीजिए, आज यूनिवर्सिटी में पहला दिन है, मुझे काफ़ी घबराहट हो रही है। अंश नर्वस होकर बोला। शाबाश बेटा, यूं लड़कियों की तरह घबरा शर्मा कर तुमने अपने बाप दादा का नाम खूब रोशन करना है। गालबन आज आलैन का भी पहला दिन है। वो मौसूफ कहाँ है? इब्राहिम साहब को याद आया, पापा आलैन भाई तो इस दुनिया में बहुत अनोखे हैं, वो तो पूरा अस्तबल बेच कर सो रहे हैं, मगर मुझे वक्त पर जाना है। वो बार बार अपनी कलाई पर बंधी रिस्ट वॉच की जानिब देख रहा था। बेटा हम तुम्हें खाली पेट हरगिज़ नहीं जाने देंगे, लिहाजा आराम से मेज़ पर आकर बैठ जाओ। मिसिज इब्राहिम अपने बेटे को मोहब्बत पाश नज़रों से देखते हुए बोली तो अंश मरे मरे अंदाज में कुर्सी पर टिक गया। मम्मा, यहाँ मेरे कोई दोस्त नहीं है और कैंपस में पहले ही दिन सब एक दूसरे से दोस्तियाँ कर लेते हैं, फिर वो किसी को अपने ग्रुप में शामिल नहीं करते। अंश अपने जल्दी जाने का जवाब बताते हुए बोला, माय यंग मैन, बन जाएंगे तुम्हारे दोस्त, तुम इस बात की फिक्र मत करो। इब्राहिम साहब उसका कंधा थपथपाते हुए बोले तो नाचार उसने दूध का गिलास हाथ में थाम लिया। आज पूरे कैंपस में बड़ी गहमा गहमी रही। नया सेशन शुरू हो चुका था, लिहाजा हर जगह नए चेहरे बेफिक्र अंदाज में कह के बिखेरते और एक दूसरे पर शोख जुमले उछालते नजर आ रहे थे। अफीफ़ा साहिबा हर चेहरे पर निगाह डालती कि शायद वो पार्किंग वाला डैशिंग बंदा उसे दिखाई दे जाए, मगर हर बार वो नाकाम हो जाती। हो सकता है वो यहाँ का स्टूडेंट ना हो, ऐसे ही किसी काम से आया हो। तोबा उसकी बेचैनी देखकर बोली, हो सकता है, मगर काश वो देखो, वो खड़ा है। मायूसी से बोलते बोलते अचानक अफीफ़ा फटते जज्बात और खुशी से मगलूब होकर उछल कर बोली। बेसाख्ता रामिया और तोबा ने भी अफीफ़ा की जानिब निगाहों के ताक़ुब में देखा। ब्लू जीन्स पर रफ सी स्किन रंग की टी शर्ट, आंखों में ब्लैक ग्लासेस लगाए, वाकई वो शख्स बहुत सी निगाहों का मरकज़ बनने का अहल था। जबकि बगनविला की बेल के करीब खड़े आफीन अली शाह की तेज़ निगाहों ने इन तीनों की खुद पर निगाह मरकूज़ के बखूबी देख लिया था। अच्छा, अब देख लिया ना अपने अपालों को, क्या ख्याल है, अब घर चलें? तोबा अफीफ़ा से बोलकर अपने मोबाइल से ड्राइवर को फ़ोन करने लगी। इस बंदे को देखकर दिल तो नहीं चाह रहा, मगर घर तो चलना है ना। अफीफ़ा लाचारी से बोली, ओके तोबा, अफीफ़ा मैं भी निकलती हूँ, वरना पॉइंट मिस हो जाएगी। रामिया उजलत में बोली, यार मैं तुम्हें हर बार कहती हूँ कि मेरे साथ गाड़ी में चलो, तुम हर बार मना कर देती हो। ये कहकर वो इन्हें खुदाफिज कहकर निकल गई तो अफीफ़ा और तोबा दोनों एक दूसरे को महज देखती रह गईं। मुंतशिर सोचों में घिरी परागंदा जहन और थके वजूद समेत महक विला में दाखिल हुई तो नाजिश और आयशा को बादाम के दरख्त के नीचे रखे लकड़ी के झूले पर बैठे पाया, जो इंतहाई खुशगपियों में मसरूफ़ थीं। उसे आते देखकर नाजिश ने आयशा के कान में कुछ कहा तो दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ी। हमेशा की तरह रामिया ने इनके रवैयों को नज़रअंदाज करना चाहा, मगर इस बार वो ऐसा कर नहीं सकी। इश्तियाल और नागवारी की एक लहर उसके अंदर से उठी, जिसने पूरी तरह से उसे अपनी लपेट में ले लिया था। वो तनफन करती हुई उनके सरों पर जा पहुंची। क्यों, मेरे चेहरे पर कोई लतीफ़ा लिखा हुआ है जिसे पढ़कर तुम लोग यूं कहका लगा रही हो?
या फिर तुम दोनों का दिमागी तवाज़ुन ख़राब हो गया है। शट अप रामिया, दिमागी तवाज़ुन हमारा नहीं तुम्हारा ख़राब हो गया है। हम भला तुम्हें देखकर क्यों हंसेंगे? आयशा बदतमीज़ी से चीख कर बोली। मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम दोनों को दूसरों की ज़ात पर कीचड़ उछालने के अलावा आता ही क्या है। रामिया बहुत कम किसी से उलझती थी, और जब वो उलझती तो फिर मुकाबिल को अपनी जान छुड़ाना मुश्किल हो जाता था। जब किसी की ज़ात ऐबदार हो तो हमें क्या ज़रूरत पड़ी है इस पर कीचड़ उछालने की। आयशा ने उसे मज़ीद तपाया, और फिर इनके दरमियान शदीद झड़प शुरू हो गई। तुम्हें किसने हक दिया है कि तुम यूं किसी के किरदार की धज्जियाँ उड़ाओ? किसी की नेक नामी पर उंगली उठाना गुनाह कबीरा है, समझी? रामिया तैश के आलम में तकरीबन चिल्लाकर बोली। ओहो, पारसाई का दावा करने वाले अक्सर मुंह के बल गिरते हैं। रामिया बीबी, आयशा दो बदू बोली तो रामिया गोया जलते तनूर में जा गिरी। बहुत खूब, दूसरों के दामन में कीचड़ के छींटे ढूंढने से बेहतर है कि तुम अपने गिरेबान में झांको। रामिया तनक कर बोली। आयशा, तुम इसके मुंह क्यों लग रही हो? ज़माने भर की बदतमीज़ और तेज़ जुबान लड़की है ये। नाइमा उसे नफरत भरी निगाहों से देखते हुए बोली। तो उन लोगों का शोर सुनकर सालिया चची और अस्मा ताई अंदर से बरामद हुई, जिन्हें देखकर आयशा और नाजिश और भी शेर हो गईं। ताई अम्मी, आप इस रामिया को समझा लें कि ये हम सबसे ठीक से बात किया करे। यहाँ इंसान रहते हैं इस जैसे, जंगली नहीं। अगर यहाँ रहना है तो इंसानों की तरह रहे, वरना जंगल में चली जाए। आयशा जहरखन लहजे में बोली। हाँ हाँ चली जाऊँगी, मुझे भी तुम जैसे इंसानों के दरमियान रहने का कोई शौक़ नहीं। वो लफ्ज़ों को चबा चबा कर बोली तो अस्मा ताई इंतहाई गज़बनाक हुई। क्यों? अपनी माँ की तरह चांद चढ़ाने का इरादा है क्या? खबरदार जो इस घर से जाने का सोचा भी, वरना तुम्हारे, ये कहकर वो तिल मिलाकर बोली, जबकि रामिया ताई के मुंह से लफ्ज़ माँ सुनकर यूं खामोश हुई जैसे किसी ने चलती मशीन का बटन अचानक बंद कर दिया हो। वो फिर वहाँ रुकी नहीं, तेज़ी से पलट कर चली गई, जबकि चारों खवातीन हूँ करके रह गईं। भाई मुझे तो ज़ीशान के मुस्तकबिल पर खौफ आता है। ना जाने भाई साहब को क्या हो गया है कि इस 2 गज़ की लंबी ज़ुबान वाली लड़की को अपनी बहू बनाने पर बज़िद हैं। सबसे पहले सालिया चची ने जहर उगला था। अरे मैं क्या करूं सालिया, तुम तो इनकी ज़िद से वाकिफ़ हो। अपने मरते भाई से वादा कर लिया था कि इस आफत की परकाला को अपने सर पर बिठाएंगे, वरना कमबख्त अपनी माँ के करतूत लेकर ये जाने कहाँ जाती। अस्मा ताई जले दिल के फफूले फोड़ते हुए बोली। मगर भाभी, ये ज़ीशान के साथ ना इंसाफ़ी होगी। ये तो आंखों देखी मक्खी निगलने वाली बात हुई। सालिया चची तासुब से बोली। एक लड़की के दिल में अपने भाई को लेकर कितने अरमान होते हैं अम्मी, और ये फितना मगरूर रामिया क्या हमारी भाभी बनने के लायक है? नाजिश ने भी जहर उगला था। अब मैं क्या कर सकती हूँ, वो ज़ीशान भी तो दिलो जान से राज़ी है। अस्मा ताई चिढ़कर बोली। ओहो, अपने पीछे दीवाना जो बना रखा है इस रामिया ने ज़ीशान जैसे सीधे साधे लड़के को। आयशा नखवत से बोली थी। रामिया की आंखों की सुर्खी और चेहरे का तनाव बता रहा था कि यकीनन वो बहुत डिस्टर्ब है। तोबा और अफीफ़ा उसे सुबह से ही नोट कर रही थीं कि बैठे बैठे वो किसी गैर मरई नुक्ते को घूरे चली जाती है। सर आमिर की क्लास लेकर वो तीनों बाहर निकली कि अचानक अफीफ़ा जोश से बोली। तोबा, वो सामने देखो, कल वाला हीरो। ओ माय गॉड, आज तो बिल्कुल टॉम क्रूज लग रहा है। रामिया, क्या ख्याल है कैंटीन ना चले? मुझे लग रहा है कि आज भी तुम निहार मुँह ही कैंपस आई हो। तुबा अफीफ़ा की बात नज़रअंदाज करके बोली। नहीं, मेरा मूड नहीं है, मैं लाइब्रेरी जा रही हूँ, तुम लोग कैंटीन चली जाओ। वो स्पाट लहजे में बोलती आगे बढ़ गई तो दोनों तकरीबन उसके पीछे भागी, जो तेज़ तेज़ कदम उठा रही थी। अरे रामिया, सुनो तो सही। तोबा की अकब से आवाज़ आई, मगर वो अनसुनी करके वहाँ से निकलती चली गई कि अचानक एक लड़की जो किसी से बात करने में मसरूफ़ थी फ़ौरन मुड़ी और बेसाख्ता रामिया से टकरा गई। रामिया के हाथों में मौजूद किताबें ज़मीन बोस हो चुकी थीं। ओह, आई एम सॉरी, तुम अंधी हो या फिर नज़र नहीं आता है मोहतरमा आपको? रामिया चीख कर बोली तो वो लड़की उसे फटी फटी आंखों से देखने लगी। ना जाने कहाँ कहाँ से चले आते हैं। रामिया ज़मीन पर बैठकर किताबें समेटते हुए मुसलसल बुड़बड़ा रही थी। ब्लैक जीन्स पर ब्लैक कुर्ते में उसी रंग का स्कार्फ लिए अपने तीखे नकुश और गोरी रंगत के बिना पर रामिया बहुत ख़ास लग रही थी। मिस, मैं आपको सॉरी तो कह रही हूँ, वो लड़की खिफ्त मिटाते हुए बोली। इस लफ्ज़ से मुझे नफ़रत है। बंदा बड़ी से बड़ी ख़ता कर दे और फिर बोल दे सॉरी। न जाने वो किसका गुस्सा किस पर निकाल रही थी। तुबा और अफीफ़ा अपनी जगह शर्मिंदा ही खड़ी थीं। आफरीन अली शाह को मज़ीद इस लड़की की बदतमीज़ी बर्दाश्त नहीं हुई तो वो इस मामले में कूद ही पड़ा। आप तो काफ़ी बदतमीज़ लड़की हैं, मेरी फ्रेंड आपको सॉरी कह रही है और उल्टा आप मुसलसल इनकी बेइज्जती कर रही हैं, वो ठंडे मगर तीखे लहजे में बोला। तो रामिया ने आफरीन की जानिब बगौर देखा। वो तो आप उसकी हमायती हैं या फिर बहुत बड़े हमदर्द। रामिया इतनी बदतमीज़ी से बोली कि मारे गुस्से के आफरीन की कनपट्टियाँ झंझना उठीं। लगता है आपको किसी ने मैनर्स नहीं सिखाए। मुझे यकीन नहीं कि इस यूनिवर्सिटी में आप जैसे लोग भी पढ़ते हैं। क्या मतलब है तुम्हारा मिस्टर? आप जैसे लोग? रामिया धाड़ी। आहिस्ता आहिस्ता इधर उधर खड़े स्टूडेंट्स भी इनकी तरफ मुतवज्जो हो चुके थे। रामिया प्लीज़ कूल डाउन, चलो यहाँ से प्लीज़। तुबा उसका बाजू थाम कर लजाजत से बोली, मगर रामिया ने तो जैसे तुबा की बात सुनी ही नहीं।
तुम होते कौन हो मुझ पर उंगली उठाने वाले? क्या समझते हो खुद को? रामिया, खुदा के वास्ते यहाँ से चलो। तूबा तेजी से उसकी बात काट कर रामिया से भी ऊंची आवाज़ में बोली, मिस, अपनी फ्रेंड को यहाँ से ले जाइए और किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट को दिखाइए। आफरीन अली शाह इस्तेहज़ाइया अंदाज में बोला तो तूबा तकरीबन उसे घसीटती हुई वहाँ से लाइब्रेरी के अकब की निस्बतन वीरान गोशे में ले आई। वो धप से ज़मीन पर बैठ गई तो तूबा ने उसे तशवीश भरी निगाहों से देखा। मुझे क्या होता है? वो चिढ़कर बोली। रामिया, तुम्हें हो क्या गया था? क्यों खामखा उस लड़के से उलझ गई थी? अफीफ़ा ने सफसार किया तो वो गोया जैसे फट पड़ी। वो लड़का मेरी ज़ात की धज्जियाँ उड़ा रहा था और तुम कह रही हो कि मैं इस घटिया इंसान से उलझ रही थी। रामिया, उसने तुम्हारी ज़ात पर उंगली नहीं उठाई थी, वो तो ये कह रहा था कि बस तूबा, इस कमीने की तरफदारी करने की ज़रूरत नहीं है। रामिया ने तिल मिलाकर तूबा की बात काटी। जिसका जब दिल चाहता है मेरी इज्जत को दो कोड़ी का करके चला जाता है। क्यों? आखिर क्यों मैं ही सबकी ज़्यादतियाँ तंज ताने बर्दाश्त करूँ? क्या मैं इज्जत की हकदार नहीं हूँ? बोलो, क्या मैं अच्छी लड़की नहीं हूँ? मेरी हस्ती दागदार है? क्या मेरा दामन मैला है? क्या? बोलो तूबा, बोलो। वो उसका बाजू झंझोड़ कर बोली और फिर उसके गले लगकर इतना बिलक बिलक कर रोई कि अफीफ़ा और तूबा को संभालना ही मुश्किल हो गया। रात के खाने की मेज़ पर इब्राहिम साहब ने आफीन को नेदारत पाकर अंस से इस्तफसार किया। आफीन कहाँ है? खाने पर क्यों नहीं आया? मैं इनके कमरे में गया था पापा, वो कह रहे थे कि इन्हें भूख नहीं है। अंस खाने में मसरूफ़ होकर बोला। अरे ऐसे कैसे भूख नहीं है? इसकी तबीयत तो ठीक है ना? मिसेस इब्राहिम फिक्रमंदी से गोया हुई। तो रिलैक्स ममा, भाई कह रहे थे कि शाम को उन्होंने अपने दोस्त के साथ काफ़ी हैवी स्नैक्स ले लिए थे, लिहाजा बिल्कुल भूख नहीं है। अंस उसी लहजे में बोला। तो इब्राहिम साहब और मिसेस इब्राहिम कुछ मुतमईन हो गए। आफीन अपने कमरे में बड़ी बेचैनी से चक्कर लगा रहा था। बार बार निगाहों की स्क्रीन पर उसी ज़िद्दी लड़की का चेहरा सामने आ रहा था। आफीन को इस लड़की के रवैये से अपनी बेपनाह बेइज्जती महसूस हो रही थी। जब उसकी सहेली उसे वहाँ से ले गई थी तो कितने ही चेहरों ने आंखों में मानी खेज मुस्कुराहट लिए इस तमाशे की वजह पूछी थी। वो और उसकी दोस्त निबाशा कितनी शर्मिंदा हो रहे थे। आखिर क्या समझकर इस जंगली लड़की ने मुझसे इतनी बदतमीजी की? मेरी तवज्जो हासिल करने के लिए या फिर कोई और वजह है? आफीन थक कर सोफे पर बैठकर खुद से बोला, फिर इंतहाई सुलग कर खुद से गोया हुआ। वजह जो भी हो, तुम्हें मुझसे अपने सलूक की माफ़ी मांगनी होगी। तुम अभी आफरीन अली शाह से वाकिफ़ नहीं हो। फिर उठकर हाथ धोने के गर्ज से वॉशरूम में चला गया। रामिया चाय की तलब में किचन में आई तो वहाँ मिठाई के डब्बों को देखकर एक पल को ठटकी, फिर सर झटक कर चूल्हे पर चाय का पानी रखा और वहीं रखी कुर्सी पर खामोशी से बैठ गई। जब ही इंतहाई उजलत में नाइमा अंदर आई, इंतहाई सज-धज से तैयार, वो उसे भरपूर नज़रअंदाज करके फ्रिज में से कुछ निकालने लगी। फिर जाते जाते पलट कर उसे देखकर अपने मखसूस लहजे में बोली, तुम प्लीज़ इस हुलिये में ड्राइंग रूम में मत आ जाना। नाजिश के ससुराल वाले बहुत महज़्ज़ब और सलीके के लोग हैं। ये कहकर वो झपाक से बाहर निकल गई, जबकि रामिया के अंदर आग सी लग गई। मैं कौन सा शौक में मरी जा रही हूँ, वो जलकर खुद से बोली। फिर चाय का कप तैयार करके खामोशी से छत पर आ गई। शफाफ नीलीगू आसमां पर उजला चांद और अफशां की मानिद बिखरे सितारे माहौल को सहर अंगेज बना रहे थे। भीगी और ठंडी हवा इस पल बहुत भली मालूम हो रही थी। यहाँ आकर रामिया के आसाब को यह गोना सुकून महसूस हुआ। वो गहरी गहरी सांसें ले रही ताज़ा हवा अपने अंदर उतारने लगी। जब ज़ीशान दबे पाँव उसके बराबर में आन खड़ा हुआ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? नीचे नाजिश के ससुराल वाले उसका मुंह मीठा करने आए हैं और खाना भी आ गया है, चलो नीचे। ज़ीशान नरमी से बोला तो रामिया एक गहरी सांस लेकर बोली, वहाँ किसी को मेरी ज़रूरत नहीं है और ना मुझे इस सब के पास बैठने की आदत है। वो आहिस्तगी से जज्बात से आरी लहजे में बोली तो ज़ीशान उसे चंद लम्हे देखता रह गया। ज़ीशान, क्या तुम मेरी एक बात मानोगे? रामिया किसी सोच में गलता होकर बोली। ज़ीशान ने उसे सवालिया निगाहों से देखा। ये बंधन, ये मंगनी ख़त्म कर दो ज़ीशान। क्या? ये तुम क्या कह रही हो रामिया? तुम जानती हो कि ये मंगनी चाचू की ख्वाहिश पर हुई थी और ये बात तुम कैसे सोच सकती हो? अपने मरहूम बाप का जोड़ा रिश्ता तोड़ने पर क्यों आमादा हो? ज़ीशान परेशानी से बोला। वो तो खुद ज़िंदगी से नाता तोड़ गए, मगर मुझे इस बरज़ख में जलने को छोड़ दिया। उन्होंने भी मेरे बारे में नहीं सोचा, हमेशा मेरे साथ नाइंसाफ़ी की और आखिरी वक्त में भी मुझे इस ख़ानदान से नथी कर गए। रामिया सर्द लहजे में बोली तो ज़ीशान ने उसे परेशान कुन निगाहों से देखा। रामिया, तुम इस वक्त बहुत डिस्टर्ब हो, हम किसी और मौजू पर बात करते हैं। ज़ीशान हल्के फुल्के अंदाज में माहौल के तनाव को कम करने की गर्ज से बोला। तुम नीचे जाओ ज़ीशान, इस वक्त वहाँ सबको तुम्हारी ज़रूरत होगी, मगर मैं ये बात अपने पूरे होशो हवास में कह रही हूँ। रामिया इंतहाई संजीदगी से बोली तो ज़ीशान ने अपने सर को दोनों हाथों में जकड़ लिया। रामिया, अब तुम मुझे डिस्टर्ब कर रही हो, हम फिर बात करेंगे। ज़ीशान, इस वक्त प्लीज़ नीचे जाओ, वरना यहाँ कोई आ जाएगा तो मुझे ही मातूब ठहराएगा। रामिया इस वक्त दुरुस्त कह रही थी। नाचार ज़ीशान रामिया पर एक निगाह डालकर थके थके कदमों से मुड़ गया तो पीछे उसकी आंखों में नमी दर आई। मुझे मालूम है ज़ीशान, तो मेरी बात से बहुत दुख पहुंचा है, मगर यही हमारे लिए बेहतर है, वो खुद से बोली थी।
कैंपस में आज खूब रौनक लगी हुई थी। फाइनल ईयर वाले नए आने वाले स्टूडेंट्स को वेलकम पार्टी दे रहे थे। रंगो नूर का जैसे सैलाब उमड़ रहा था। बेफिक्रे मुस्कुराते चेहरे एक दूसरे से खुशगपियों में मसरूफ थे। कैंपस आकर उसे याद आया कि आज पार्टी है, लिहाजा क्लासेस नहीं होंगी। तूबा और अफीफा उसे इस हुलिये में देखकर चिढ़ ही पड़ी। खुदा को मानो रामिया, ये क्या तुम सरझाड़ मुंह फाड़ कैंपस आ गई? अरे आज के दिन तो ढंग से कपड़े पहन लेती। तूबा ने बेहद खफा होकर बोला, अगर मुझे याद आ जाता कि आज क्लासेस नहीं होंगी तो मैं आती ही नहीं। वो खुद भी बहुत बेजार दिखाई दे रही थी। अच्छा, तुम्हारे कपड़े अब इतने भी बुरे नहीं लग रहे। मेरे पास मेकअप किट और लिपस्टिक है, बस तुम अपना चेहरा दुरुस्त कर लो। अफीफा जल्दी से बोली कि मुबादा रामिया वापस ही न चली जाए। मुझे इन चीज़ों से कतई दिलचस्पी नहीं है, मैं लाइब्रेरी जा रही हूँ। घर का मकदूर माहौल उसे हुस्न में मुतला रखता। कैंपस आकर ही उसे ऑक्सीजन मुयसर होती और वो अभी घर नहीं जाना चाहती थी। प्लीज़ रामिया, ये फंक्शन अटेंड कर लो ना। देखो ना, सब ऑडिटोरियम में जा रहे हैं। तूबा उसका बाजू थामकर लजाजत से बोली, जो काई और ऑफ वाइट रंग के इम्तजाज के सूट में बहुत प्यारी लग रही थी, जबकि अफीफा नीले और ऑरेंज रंग के सूट में बहुत पुरकशिश दिखाई दे रही थी। तुम दोनों अटेंड कर लो ना, मेरा बिल्कुल दिल नहीं जा रहा। रामिया स्पाट लहजे में बोली तो दोनों बाकायदा मिन्नतों पर उतर आई। तो नाचार वो जाने को रजामंद हुई। जो ही रामिया ने ऑडिटोरियम में कदम रखा, नबाशा से बातों में मसरूफ आफरीन ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और फिर इंतहाई नागवारी से रुख दूसरी तरफ मोड़ लिया। फंक्शन शुरू हो चुका था। अफीफा और तूबा बहुत एक्साइटेड थी और फंक्शन काफ़ी दिलचस्प था, मगर रामिया काफ़ी बोरियत महसूस कर रही थी। वो सीट से उठी तो दोनों उसे सवालिया नज़रों से देखा। वॉशरूम जा रही हूँ यार, रामिया झुंझलाकर बोली, फिर बैग उठाकर ऑडिटोरियम से बाहर निकल आई। कैंपस में बिल्कुल सन्नाटा था। सब फंक्शन अटेंड कर रहे थे। वो अपनी सोचों में गुम चली जा रही थी जब अचानक ही वो सामने आ गया। अगर रामिया बर वक्त अपने पैरों पर ब्रेक ना लगाती तो ज़रूर उसके कुशादा सीने से टकरा जाती। ब्लू जीन्स पर कीमती वाइट शर्ट पहने वो उसे सख्त कमाल का लगा। ये क्या बदतमीज़ी है, वो चिल्लाकर बोली। मोहतरमा, ये क्या आप हर वक्त बदतमीज़ी की रट लगाए रखती हैं? अभी तो मैंने आपसे कोई बदतमीज़ी की ही नहीं। बहुत महज़ब तरीके से बात कर रहा हूँ और आपके लिए भी बेहतर है कि आप भी मेरी बात मान जाए। वो स्पाट लहजे में बोला। कौन सी बात मान जाऊँ? रामिया ने हैरत से अपनी पूरी आंखें खोलकर इस्तफसार किया। आफरीन अली शाह पहले तो एक पल को ठटका, फिर अपने साबका अंदाज में बोला, उस दिन कैंपस में आपने जो बिना टिकट के सबको तमाशा दिखाया था, उसके लिए आप मुझे सॉरी बोलें। क्या? मैं क्यों सॉरी बोलूँ आपको? रामिया इंतहाई नागवारी से बोली। देखिए, मैं इस वक्त बहुत शराफत से आपसे कह रहा हूँ कि आप मुझे सॉरी बोलें, वरना वो शदीद तैश में आकर बोली, वरना क्या, मुझे कत्ल कर देंगे आप? अरे आप कहाँ के खुदाई फौजदार हैं, हटिए मेरे रास्ते से। रामिया, अमान खान, आप शायद मुझे जानते नहीं, मैं अपनी ज़िद का बहुत पक्का हूँ और शायद आप मुझे नहीं जानते कि मैं क्या हूँ। वो आफरीन की बात पर तेज़ी से बोली तो आफरीन इंतहाई बेपरवाही से शाने उचकाकर बोला, मुझे आपके बारे में जानने की कोई चाहत नहीं है, बल्कि आप जैसी मामूली लड़की को तो मैं 2 मिनट भी नहीं देता और मैं आप जैसे लड़कों को 1 मिनट भी नहीं देती। वो उसके थोड़ा करीब आकर इंतहाई दलीरी से उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली तो आफरीन उसके इस अंदाज पर हैरान रह गया, जो अब इत्मीनान से पलटकर कैंपस के बाहर वाले रास्ते की जानिब इंतहाई खुद इत्तमादी से कदम बढ़ा रही थी। देख लूँगा मैं तुम्हें, रामिया अमान खान, वो जैसे फुंकारा था। रामिया कैंपस से बाहर निकली ही थी कि पास से गुजरती बाइक आगे चलकर बड़े ज़ोर से फिसली थी और उस पर सवार लड़का लुढ़कता हुआ बिल्कुल रामिया के सामने गिरा था। शुमई किस्मत, इस वक्त सड़क पर इक्का दुक्का ही लोग थे जो इस जगह से काफ़ी दूर थे। रामिया के मुँह से बेसाख्ता चीख निकली। वो तकरीबन भागते हुए उस लड़के के पास पहुंची, फिर उसे कराहते देख उसने इत्मीनान की सांस ली। तुम बाइक को क्या हवाई जहाज समझकर उड़ाना चाह रहे थे? अब गिर गए ना, देखो क्यों, मज़ा आया? वो चिढ़कर बोली तो हेलमेट के अंदर से नहीफ सी आवाज़ बरामद हुई, मैम आप प्लीज़ मुझे बाद में डांट लीजिएगा, पहले ये तरबूज, मेरा मतलब है ये हेलमेट उतार दीजिए, मेरी कोहनी में बहुत दर्द हो रहा है। ये सुनकर रामिया जल्दी से सड़क पर घुटनों के बल बैठी और सहूलत से हेलमेट उतार लिया। 20-22 साल का नौ उम्र लड़का इस पल काफ़ी तकलीफ का शिकार था। ज़्यादा दर्द हो रहा है तुम्हें? दिखाओ कहाँ लगी। रामिया अब बाकायदा उसके ज़ख्मों का मुआयना कर रही थी। इसी असना में कुछ और स्टूडेंट्स भी वहाँ आ गए। बाजू और कोहनी से खून निकल रहा था, जबकि घुटने की तरफ से उसकी जीन्स भी फट गई थी। फिर 2 लड़कों की मदद से वो उठ खड़ा हुआ और हिम्मत करके दोबारा बाइक संभाल ली। स्टूडेंट्स उसके इत्मीनान दिलाने पर चले गए थे, जबकि रामिया अब भी वहीं खड़ी थी। तुम ऐसी हालत में बाइक कैसे चलाओगे? रामिया फिक्रमंदी से बोली तो वो मुस्कुरा दिया। डोंट वरी मैम, मैं चला लूँगा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अंश नरमी से बोला तो रामिया मुस्कुरा दी। इट्स ओके, मगर अब ध्यान से चलाना, आपका हुक्म सर आंखों पर। अंश शोखी से बोला तो रामिया भी हंस दी। फिर उसे खुदाफिज कहकर पॉइंट की दुआ करने लगी। अब तुम बिल्कुल भी बाइक को हाथ नहीं लगाओगे। मैं तो पहले ही खिलाफ थी। मिसेस इब्राहिम उसको दूध का गिलास थमाते मोहब्बत पाश निगाहों से देखते हुए बोली, जो यूनिवर्सिटी से सीधा क्लिनिक जाकर खुद ही पट्टी करवाया था। ममा,
मेरी गलती नहीं थी, वो सड़क पर ऑयल पड़ा हुआ था जिसकी वजह से बाइक स्लिप हो गई। वो दूध का ग्लास मुंह तक ले जाते हुए बोला, तो मिसेस इब्राहिम तनक्कर गोया हूँ। मैं जानती हूँ बेटा, सब यही कहते हैं, मगर ये मेरा आखिरी फैसला है कि अब तुम बाइक बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करोगे। मम्मा, अंश रूठे लहजे में बोला, मगर मिसेस इब्राहिम प्यार से उसके बाल बिगाड़कर उसकी बेड से उठ गई। जो ही वो बिस्तर पर सीधा होकर लेटा, परेशान सा आफीन कमरे में दाखिल हुआ। अंश, हद होती है बेपरवाही की, तुम मुझे कॉल ही कर सकते थे, आखिर मैं वहीं तो मौजूद था। वो उसकी पेशानी का जायजा लेते हुए बोला, जिस पर पट्टी की गई थी। रिलैक्स भाई, मैं ठीक हूँ, और वैसे भी भाई यूनिवर्सिटी में एक बहुत प्यारी सी मैम ने मेरी मदद की। पहले तो उन्होंने डांटा, फिर इतने खलूस से आकर मुझे उठाया। अंश जैसे तसव्वुर में रामिया को देखते हुए खोए हुए लहजे में बोला, तो आफीन ने चौंक कर उसे बगौर देखा और उसके बिल्कुल सामने बैठते हुए बोला, तो तुम काफ़ी मुतासिर हो उन मैम से। वाकई भाई वो मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत ख़ास और सबसे मुनफरिद। वो इसी लहजे में बोला, तो आफीन ने सीने पर बाजू बांधकर उसे मुस्कुराती नज़रों से देखते हुए इस्तफसार किया, अच्छा, आपकी इस मुनफरिद ख़ास और बहुत अच्छी मैम का नाम क्या है? ओहो, मैंने तो उनका नाम ही नहीं पूछा। वो चौंक कर खुद को सरजनिश करते हुए बोला, चलो छोटे भाई, दोबारा मिली तो पूछ लेना, अब तुम आराम करो, समझे? आफरीन नरमी से बोला, तो अंश ने असबात में सर हिला दिया। वो क्लास लेकर निकली तो सामने कैंपस के लॉन में लगी बेंच पर बैठे ज़ीशान को अपना मुंतज़िर पाया। वो उसको यहाँ देखकर कुछ हैरान हुई, फिर तूबा और अफीफ़ा से माजरत करके वो उसकी जानिब गई। इसे देखकर वो खड़ा हो गया, तुम यहाँ, सब खैरियत तो है ना? सब ठीक है, दरअसल घर में तुमसे बात करने का मौका नहीं मिल रहा था। दरअसल रामिया, मैं उस दिन से तुम्हारी बात से बहुत उलझा हुआ हूँ। ज़ीशान बाकी इस पर बहुत परेशान लग रहा था। रामिया एक गहरी सांस भरकर रह गई, जबकि कैंपस में दाखिल होते ही आफीन की निगाहें सबसे पहले रामिया और ज़ीशान की जानिब उठी थी। रामिया ज़ीशान को लेकर कैंपस के ग्राउंड के एक कोने में आ गई और फिर ज़मीन पर ही आलती पालती मारकर बैठ गई। ज़ीशान भी उसके सामने धप से बैठ गया तो रामिया ने उसे पुरसोच नज़रों से देखा। देखो ज़ीशान, मैं इस दिन तुम्हें ये सिर्फ बताना ही नहीं बल्कि समझाना चाहती थी कि। वो पल भर के लिए रुकी, फिर एक तेज़ी से बोली, हम दोनों का एक दूसरे के साथ कोई मुस्तकबिल नहीं है। अस्मा ताई मुझे कभी अपनी बहू के रूप में कबूल नहीं करेंगी। मुझे कभी वो मुकाम इस घर में नहीं मिलेगा जिसकी मैं हकदार हूँ। आज ये लोग इस घर की बेटी होने की हैसियत से मुझे हुमा वक्त रुसवा करने की कोशिश करते हैं, तो बहू बनकर तो वो मुझे। इतना कहकर वो जुमला अधूरा छोड़ गई। फिर उसे समझाने वाले अंदाज में बोली, ज़ीशान, मेरे साथ साथ तुम्हारी ज़िंदगी भी जहन्नुम से बदतर हो जाएगी। मैं जब अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊंगी तो पहली फुर्सत में इस घर से चली जाऊंगी। मैं इस रिश्ते में बनकर हमेशा इन लोगों के सामने जलील और हकीर बनकर इनके साथ नहीं रहना चाहती, वो कतियत से बोली। तो ज़ीशान फ़ौरन बोला, हम बाहर सेट हो जाएंगे रामिया, इस घर से दूर चले जाएंगे। मैं खुद गर्ज लड़की नहीं हूँ ज़ीशान, तुम अस्मा ताई के इकलौते बेटे और नाइमा नाजिश के वाहिद भाई हो, और फिर एक नापसंदीदा बहू और भाभी बनना मुझे कतन गवारा नहीं है। तो ये तुम्हारा आखिरी फैसला है रामिया? ज़ीशान उसकी बात पर पुरसोच अंदाज में इस्तफसार कर रहा था। रामिया की बात से वो 100% इत्तफाक कर रहा था। ये हकीकत थी कि उसके घर वालों के लिए रामिया की ज़ात इंतहाई नापसंदीदा थी। वो इस घर में रहकर कभी खुश और पुरसुकून ज़िंदगी नहीं गुजार सकती थी, और ज़ीशान को हर कीमत पर अपनी इस प्यारी सी कज़न की खुशियाँ अजीज़ थीं। ठीक है रामिया, मुझे तुम्हारा फैसला मंजूर है, मगर तुम खुद को अकेला मत समझना। मैं हमेशा एक दोस्त की तरह तुम्हारे साथ रहूँगा। ज़ीशान थके थके अंदाज में बोला, तो रामिया ने बेसख्ता उसकी जानिब देखा। तुमने मेरी बात समझकर इसे मानते हुए वाकई अच्छे दोस्त का किरदार अदा किया है। मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ ज़ीशान, वो ममनू आमेज़ लहजे में बोली। तो ज़ीशान धीरे से मुस्कुरा दिया। अब तुम्हें मेरे लिए दुआ करनी है कि अल्लाह मुझे तुम्हारे जैसी लड़की दिलवा दे, मुझसे भी अच्छी लड़की ज़ीशान, और देख लेना कि तुम्हें दुनिया की सबसे प्यारी लड़की मिलेगी, क्योंकि तुम खुद बहुत अच्छे हो, वो पुरखुलूस लहजे में पूरी सच्चाई से बोली। तो ज़ीशान एक गहरी सांस भरकर रह गया। बदलते मौसम ने माहौल को खासा खुशगवार बना दिया था। जाती गर्मियों और नरम व सुलझी सर्दियों की चाप ने जहाँ गर्मी की शिद्दत को ख़त्म किया, वहाँ कुछ दिलों की मंडीर पर उदासी और खामोशी के परिंदे अपने पर फैलाकर बैठ गए। मिसेस इब्राहिम अपने कमरे की खिड़की में खड़ी लॉन में लगे मुरझाए फूलों और टूटे पत्तों को बगौर देख रही थीं। जब ही इब्राहिम साहब कमरे में दाखिल हुए, मगर किसी गहरी सोच में गुम मिसेस इब्राहिम को उनकी आमद का इल्म नहीं हुआ। चंद लम्हे इब्राहिम साहब ने अपनी वफाशुहार बीवी की तरफ देखा, फिर आहिस्तगी से कदम बढ़ाकर चुपके से उनके पहलू में आकर खड़े हो गए। ये मौसम हमेशा उनकी अजीज़ अज़जां शरीके हयात के लिए उदासी की सौगात लेकर आता था, जबकि इब्राहिम साहब इन्हें एक पल के लिए भी मुजम्मल और शिकस्ता हाल देखना गवारा नहीं करते थे। आज फिर आप उदास हैं? बिल्कुल करीब से इब्राहिम साहब की आवाज़ उभरी तो उन्होंने चौंक कर गर्दन मोड़कर देखा, फिर जल्दी से आंखों के किनारे पर अटके मोतियों को अपनी उंगलियों से गायब कर डाला। कुछ खास नहीं, वो मुख्तसर बोली, मगर हम उस खिड़की के बाहर का मंजर देखती रहीं।
हमें लंदन से आए तकरीबन 1 साल हो गया है और आपने एक मर्तबा भी उससे मिलने की ख्वाहिश ज़ाहिर नहीं की, उसे ढूंढने की तमन्ना नहीं की। इब्राहिम साहब संजीदगी से बोले। तो मिसेस इब्राहिम ने इन्हें शिकवा किनार निगाहों से देखा। आप सब जानते हैं इब्राहिम, इस शहर में शायद वो भी सांस लेती हो, उसके वजूद की महक मुझे इन हवाओं में महसूस होती है। इस शहर के माहौल में उसके लम्स का गुदासपन मेरे दिल में जलते अलाव पर फुहार सा बरसा रहा है। वो खोए खोए लहजे में बोली। तो इब्राहिम साहब कदरे नाराज़गी से बोले, तो खुद पर इतने पहरे क्यों बिठाए हुए हैं शमा? इस बात को 22 साल हो गए हैं, अब तो बहुत कुछ बदल गया होगा। 22 साल किसी को बदलने के लिए काफ़ी नहीं होते। आप क्यों इस नाम निहाद किस्म की बिना पर खुद पर इतना जुल्म कर रही हैं? आप शायद इसे जानते नहीं इब्राहिम, 22 साल तो क्या, वो 40 साल से भी बदलने वाला नहीं। अपनी ज़ुबान की खातिर जान देने वाला, जो कह दिया वो कर दिखाने वाला। मैं खुद पर तो जुल्म कर सकती हूँ, मगर उस पर नहीं। कहते कहते उन्होंने खिड़की की ग्रिल से सर टिका दिया। तो इब्राहिम साहब इस पल खुद को इंतहाई बेबस महसूस करके महज इन्हें देख कर रह गए। आफीन, ये लड़की मुझे नफसियाती लगती है। बस ये 2 लड़कियां इसके साथ रहती हैं, वरना पूरी क्लास से बिल्कुल अलग थलग रहती है। अलबत्ता सुना है हर सेमेस्टर में पोजीशन लाती है। आफीन और निताशा कैफेटेरिया की खुशगवार माहौल में बैठे चाय और समोसों से लुत्फानंदोज़ हो रहे थे, जब ही रामिया अपनी सहेलियों की हमरा वहाँ आन पहुंची थी। ब्लैक ट्राउज़र पर नेवी ब्लू लॉन्ग शर्ट पर ब्लैक स्कार्फ में वो हमेशा की तरह दुनिया से बेजार नजर आई, जबकि हस्बे मामूल उसकी दोनों सहेलियां खासी चहक रही थीं। आफीन रामिया को देखकर ना जाने क्यों मुस्कुराने लगा। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो निताशा, ऐसी लड़कियां महज दूसरों की तवज्जो हासिल करने के लिए ये फजूल किस्म की हरकतें करती फिरती हैं। वो जैसे अंगारे निगलते हुए बोला कि इस दौरान ना जाने कहाँ से अंश उसकी मेज़ पर बेताबी से आया, जिसे देखकर रामिया तो पहले चौंकी, फिर धीरे से मुस्कुरा दी। इतनी दिलकश मुस्कुराहट जैसे घंघोर घटाओं के छटने के बाद सूरज की पहली किरण अपना जलवा दिखाती है। वो रामिया को मुस्कुराते देखकर हैरत ज़दा रह गया। कैफ़े में शोर और मेज़ फासले पर होने की बदौलत वो इनकी बातें सुन नहीं पा रहा था, मगर लग रहा था कि वो अंश की बातों से काफ़ी महफूज हो रही है। जब उसकी सहेलियां हाथों में मुख्तलिफ स्नैक्स लिए मेज़ पर आईं तो अंश साहब की बातें कानों तक जा पहुंची। फिर चारों ने मिलकर चाय के साथ दिगल वाजमात उड़ाए और इस तमाम वक्त में रामिया के चेहरे पर एक खुशगवार रंग छाया रहा, जो बहुत दिलकश और अनोखा लग रहा था। निताशा के साथ कुर्सी से उठते हुए उसने एक बार फिर बगौर इन लोगों को देखा, जो हनूज खुश गपियों में मसरूफ़ थे। रामिया कैंपस से घर आई तो गैर मामूली सन्नाटे और पुरइसरार खामोशी ने उसका इस्तकबाल किया। अभी वो अपने कमरे में पहुंची थी कि नाइमा और सालिया चची के रोने की आवाज़ों ने उसे अच्छा खासा बौखला दिया। वो सरहद से बैग बिस्तर पर रखकर बाहर की जानिब लपकी। नाइमा चची से लिपटी धाड़े मार मार कर रो रही थी। क्या हुआ, सब खैरियत तो है? रामिया बेतहाशा घबराकर सालिया चची से बोली, मगर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। चची, अब्बू हमें छोड़कर कैसे जा सकते हैं? नाइमा के मुंह से ये अल्फाज सुनकर रामिया जैसे साकित ही रह गई। बेसाख्ता वो सोफे पर बैठ गई। ओह, तो ताया अब्बू ये दुनिया छोड़कर चले गए? रामिया के अंदर से कोई बोला। उस पल उसके एहसासात अजीब से हो रहे थे। उसे आज तक ऐसा लम्हा याद नहीं था कि कभी उन्होंने उसके सर पर दस्ते शफकत रखा हो या फिर आयशा की तरह उसे प्यार किया हो। हमेशा उसे देखकर उनकी तैवरियों पर बल पड़ जाते थे। यही है ज़िंदगी का फ़लसफ़ा। सारी ज़िंदगी इंसान गरूर व ज़ौम में मुब्तला होकर दूसरों की हक तलफ़ी करता है, उनसे बदसलूकी करता है और फिर एक दिन दूसरों के कंधों पर सवार होकर मनो मट्टी तले गायब हो जाता है और फिर किस्सा पारीना हो जाता है। रामिया सोचती चली गई। सोएम के बाद मेहमानों ने अपने घर की राह ली। दुनिया किसी के चले जाने से एक लम्हे के लिए भी नहीं रुकती। दूसरे दिन सब अपनी अपनी मसरूफियात में मगन हो गए। रामिया भी आज 2 दिन बाद कैंपस आई थी, मगर जल्दी घर आ गई थी। ना जाने आज उसका दिल कुछ घबरा रहा था और उसकी घबराहट की वजह भी सामने आ गई। अस्मा ताई ने तमाम घर वालों के सामने ज़ीशान और रामिया की मंगनी तोड़ने का ऐलान कर दिया। तो मंगनी तो वो तो पहले ही ख़त्म कर चुकी थी, मगर अस्मा ताई ने उसकी माँ की ज़ात के जो बखिए उधेड़े थे, रामिया को ऐसे लग रहा था कि उनके जुमलों से उसकी खुद की खाल अलग हो रही हो। वो दोनों कानों पर हाथ रखकर बोली, बस कीजिए ताई अम्मी, कुछ अल्लाह का खौफ कीजिए, वो सब देख रहा है। मत लगाइए मेरी पाक दामन माँ पर तोहमत। मेरी ज़िंदगी बर्बाद करके मेरी माँ मुझसे छीन कर आपके दिल को सुकून नहीं मिला। वो चिल्लाकर बोली, ओहो, तुम्हारी माँ पाक दामन थी? सारी रात वो घर से गायब थी। तुम्हारे बाप को भी पसंद नहीं करती थी। वो हमेशा अपने हुस्न पर नाजा रहती थी। वो हुस्न परस्त औरत। ताई अस्मा जाहिल औरतों की तरह बोली, तुम्हें भी अपने साथ ले जाती। हाँ, कम अज़ कम हमारी जान तो छूट जाती। सालिया चची ने भी जहर उगला। अरे, सारा दिन और सारी रात वो घर से बाहर रही। अच्छा किया उसने जो खड़े खड़े उसे तलाक दे दी। अरे, गैरतमंद जो था, ताई अस्मा जहरीले लहजे में बोली। तो उस पल रामिया को लगा जैसे उसका दिल बंद हो जाएगा। दोनों होंठ आपस में यूं पेवस्त हुए जैसे अब कभी हरकत नहीं कर सकेंगे। वो कालीन पर गिरती चली गई।
उसी दम ज़ीशान और चचा लाउंज में दाखिल हुए थे। रामिया की दगरगूं हालत देखकर ज़ीशान जैसे तड़प उठा था। सालिया चची की ज़ुबान अभी भी चल रही थी। खुदा के वास्ते आप लोग बस करें, क्यों इस लड़की को चैन से जीने नहीं देते? आखिर कसूर क्या है इसका? ज़ीशान कोड़कर बोला तो ताई अस्मा सांप की तरह फुंकारी, तुझे इसकी वकालत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने तेरा रिश्ता इसके साथ ख़त्म कर दिया है। ओह, आपके रिश्ता ख़त्म करने से पहले ही रामिया ने मेरे साथ मंगनी तोड़ दी है। ज़ीशान इस्तेज़ाइया लहजे में बोला तो नाइमा, नाजिश और आयशा के साथ साथ ताई अस्मा और सालिया चची भी खासी हैरान हुई। तुम बिल्कुल ठीक कहती थी रामिया, ये लोग तुम्हें कभी चैन और सुकून से जीने नहीं देंगे। अच्छा हुआ जो तुमने मुझसे शादी करने से इनकार कर दिया। इस घर से बाहर जाकर ही तुम्हें खुशियाँ मिलेंगी। ज़ीशान अपनी माँ और चची को तिरछी नज़रों से देखता हुआ रामिया से नरमी से गोया हुआ, जो गुमसुम सी कालीन पर दोजानों बैठी थी। अच्छा, ये लड़की घर से बाहर कहाँ जाएगी जहाँ इसकी खुशियाँ उसकी मुंतज़िर हैं? ताई अस्मा इस्तेज़ाइया लहजे में बोली, मगर ज़ीशान उनका सवाल नज़रअंदाज कर गया और रामिया से मुखातिब होकर बोला, रामिया चलो उठो और अपना सामान पैक करो, मैं आज ही तुम्हें गर्ल्स हॉस्टल छोड़ आता हूँ। ये क्या कह रहे हो ज़ीशान? रामिया गर्ल्स हॉस्टल में क्यों रहेगी? एहतसाम चचा ने पहली बार लब कुशाई की, मगर फिर सालिया बेगम के घुरने पर एकदम खामोश हो गए। सालिया बेगम के मजबूत पस मंज़र अपने बिजनेस में सालों के शेयर्स और सालिया की ज़ुबान के सामने वो जुम्बिश भी नहीं कर सकते थे। ज़ीशान ने एक निगाह चचा पर डाली, जो अपनी बात कहकर अब भगने झांक रहे थे। वो तंजिया मुस्कुरा दिया, फिर रामिया के उठने के बाद उसके पीछे चल दिया। मिसेस इब्राहिम का बीपी ख़तरनाक हद तक शूट कर गया था। इब्राहिम साहब और आफीन की तो गोया हाथ पैर फूल गए थे। अंस तो बाकायदा रो रहा था। इन्हें फौरी तौर पर अस्पताल में दाखिल कर दिया गया था, वरना कोई बड़ा हादसा रोनुमा हो जाता। डॉक्टरों ने काफ़ी संभाल लिया था, मगर इन्हें मुकम्मल आराम और पुरसकून जहन रखने की सख्त हदायत की थी। आफीन, अंस और इब्राहिम साहब तीनों इस वक्त प्राइवेट रूम में मौजूद थे। मिसेस इब्राहिम अब बेहतर थी, मगर काफ़ी कमज़ोरी महसूस कर रही थी। आफीन इन्हें सेब काट कर ज़बरदस्ती खिला रहा था। पता है मम्मा, अंस बिल्कुल बच्चों की तरह रो रहा था। आफीन उसको मोहब्बत भरी निगाहों से देखते हुए उसे छेड़ने के गर्ज से बोला, तो अंस मिसेस इब्राहिम के कंधे पर सर रखकर मुंह बसोरने लगा। हाँ, ये बच्चा ही तो है, छोटा सा। मिसेस इब्राहिम उसको खुद से अलग करते हुए मुस्कुराकर बोली, खुदा के वास्ते मम्मा, मैं बच्चा नहीं हूँ, यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। वो मुंह फुलाकर बुरा मानते हुए बोला, अब देखो तुम्हारे लाडले ने कैसे मुंह बना लिया है, बिल्कुल लड़कियों की तरह। इब्राहिम साहब उसको देखकर हंसकर बोले, तो अंस सीधा होकर बैठ गया। वैसे मम्मा, मुझे लड़कियां बहुत अच्छी लगती हैं, काश हमारी भी कोई बहन होती। अंस अपनी धुन में बोला तो आफीन और इब्राहिम साहब ने इंतहाई घबरा कर मिसेस इब्राहिम की जानिब देखा, जिनका चेहरा इस पर लट्ठे के माने सफ़ेद पड़ गया था। अंस और आफीन, अब आप दोनों घर जाओ, आपकी मम्मा को आराम की ज़रूरत है, बहुत बातें करनी। इब्राहिम साहब जल्दी से बोले तो इसी असना में डॉक्टर नर्स की हमरा चेकअप के गर्ज से अंदर आ गया, तो दोनों भाई मिसेस इब्राहिम से मिलकर कमरे से बाहर आ गए। कॉरिडोर में आफीन के इस्तफसार पर अंस ने उसे बताया कि रामिया वही लड़की थी जिसने उस दिन उसकी मदद की थी जब वो बाइक से फिसल गया था, और ये कि अब उसकी रामिया से बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है। अंस, कल मेरे साथ यूनिवर्सिटी चलना, 2 दिन से तुम यहीं पर हो। अब तो मम्मा ठीक है, पढ़ाई का काफ़ी हर्ज हो रहा होगा। अस्पताल की इमारत से बाहर आते हुए आफीन संजीदगी से बोला तो अंस एकदम उछल पड़ा। क्या हुआ? आफीन ने उसे इस्तेफामिया निगाहों से देखते हुए कहा, ओहो, मैंने रामिया बाजी को तो बताया ही नहीं कि मम्मा की तबीयत ख़राब है। वो अपने माथे पर हाथ मारते हुए अफसोस से बोला, तो आफीन की भवें तन गईं। क्यों? उसे क्या ज़रूरत है बताने की? क्या वो डॉक्टर है या फिर फैमिली मेम्बर? वो बुरा से मुँह बनाते हुए पार्किंग लॉट की जानिब आ गया। ऑफकोर्स वो डॉक्टर नहीं है, मगर मेरी दोस्त तो है ना, मैं अभी इन्हें फ़ोन करता हूँ। उसने मोबाइल निकालकर नंबर डायल किया, मगर दूसरे ही पल उसका मुंह लटक गया। मोबाइल स्विच ऑफ है। वो मायूसी से बोला तो आफरीन ना जाने क्यों चिढ़ सा गया। इस वक्त तुम घर चलो, कल मिल लेना अपनी दोस्त से। ये कहकर वो गाड़ी में बैठकर जुन से गाड़ी ले उड़ा। ज़ीशान ने फिलफौर यूनिवर्सिटी के गर्ल्स हॉस्टल में उसके रहने का इंतज़ाम कर दिया था। वो उसे अब मज़ीद तकलीफ़ में देखने का हौसला नहीं जुटा पा रहा था। हॉस्टल के कमरे में फ़िलहाल अकेली रामिया ही थी। यहाँ आकर उसे यगोना सुकून महसूस हुआ था। गो कि ये ठिकाना आर्जी था, मगर यहाँ रहकर वो यकसुई और इत्मीनान से अपने मुस्तकबिल के ठिकाने के बारे में सोच सकती थी। वो 2 दिन से कैंपस भी नहीं जा रही थी और उसका मोबाइल भी ऑफ था। उसने बैटरी को रिचार्ज नहीं किया था। तीसरे दिन वो कैंपस आई तो उसकी गैर हाजिरी से परेशान तोबा और अफीफ़ा उसे सही सलामत देखकर चढ़ दौड़ी। रामिया, तुम्हें कुछ हमारी परवाह है भी या नहीं? 2 दिन से कैंपस नहीं आ रही, मोबाइल तुम्हारा ऑफ, यहाँ तुम्हारी परेशानी में हमारा आधे से ज़्यादा खून खुश्क हो गया। तोबा उसे बेनक़्त सुनाते हुए बोली तो रामिया शर्मिंदा हो गई। आई एम सॉरी यार। दरअसल वो इतना कहकर चुप हो गई, फिर सारी बात बताती चली गई। रामिया, आज 24 तारीख है ना? ओह रामिया, ये अच्छा नहीं हुआ, अब तुम अकेली हॉस्टल में रहोगी।
अफीफ़ा अफसोस व परेशानी के आलम में फिक्र करके बोली, मैं अपने बाप के घर में भी अकेली थी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रामिया बेपरवाही से बोली। अभी वो बातें कर रही थी कि अंस वहाँ आन पहुँचा। लो जी, अफीफ़ा उसे छेड़ते हुए बोली कि तूबा और रामिया मुस्कुरा दी। उसने आते ही नॉन स्टॉप बोलना शुरू कर दिया तो तीनों एक दूसरे को महज बेबसी से देखती रह गईं। उसे खामोश करवाना इनके बस की बात नहीं थी। क्लासेस से फारिग होने के बाद वो तूबा और अफीफ़ा से रुखसत होकर गर्ल्स हॉस्टल की जानिब आई तो अचानक आफीन अली शाह उसके सामने आया, जिसे देखकर उसका हल्क तक कड़वा हो गया। मिस रामिया, उस दिन के लिए आप मुझे सॉरी बोलें। आफीन के इस तकाजे पर उसने हैरत से उसे देखा और वो वाकई कब का भुला चुकी थी। आपका दिमागी तवाज़ुन अगर ठीक नहीं है तो जाकर इलाज करवाइए। मेरा रास्ता रोक कर मेरे मुँह लगने की ज़रूरत नहीं है। रामिया झुंझलाकर बोली, आप जैसी बदतमीज़ लड़की से मुझे मुँह लगने का कोई शौक नहीं, जो ऐसी ओछी हरकतें करके दूसरों की तवज्जो हासिल करने की कोशिश करती हैं। आफीन सुलग कर बोला और उसके अंदर जैसे भांबड़ जल उठे। तुम जैसे 2 टके के लड़के की तवज्जो हासिल करने की ना कोई चाहत है मुझे, ना आरजू। खामोश। अब वो तकरीबन धाड़ा। क्लासेस ऑफ हो जाने की बदौलत ये जगह बिल्कुल सुनसान थी। तुम होती कौन हो? तुम्हारी औकात क्या है? 2 टके की लड़की हो तुम। शट अप यू। इंतहाई तैश के आलम में ना जाने कब और कैसे रामिया का हाथ उठा और आफीन के गाल पर अपना निशान मोहब्बत सब्त कर गया। आफीन रामिया की कदर जुर्रत पर दंग सा खड़ा रह गया था। आइंदा मेरे रास्ते में आने की कोशिश मत करना, घटिया इंसान। अपनी अंगद शहादत उठाते हुए इंतहाई नफरत से कहकर रामिया तेजी से उसके करीब से निकल गई। रफ्ता रफ्ता उसका सत्ता टूटा तो आफीन मारे इश्तियाल और नफरत से धाड़ उठा। मैं तुम्हें इस थप्पड़ की बहुत भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी, वह जहरखन लहजे में खुद से बोला और फिर लंबे लंबे डग भरता वहां से चला गया। कैंपस में आकर सबके सरों पर इम्तिहान नाचने लगा। हर कोई अब लाइब्रेरी और क्लासेस में ज़्यादा दिखाई देता। रामिया और तुबा का आखिरी साल था। वो तीनों भी सख्त मेहनत कर रही थीं। रामिया सेमेस्टर के बाद तुबा के अंकल की कंपनी ज्वाइन करने वाली थी, जिन्होंने तुबा की सिफारिश पर उसे अच्छी पोस्ट दे दी थी और इस बात से रामिया काफ़ी मुतमईन थी। आज इन तीनों का आखिरी पेपर था। वो पेपर देकर निकली तो खुशी के साथ साथ उदास भी थीं, क्योंकि अब इनकी स्टूडेंट लाइफ का इख्तिताम हो गया था और अब वो तीनों बिछड़ने वाली थीं। अगले माह तुबा की शादी तय हो गई थी और अफीफ़ा भी जल्द ही पिया देश सुधारने वाली थी, जो 2 माह पहले अपनी खालाजाद से मनसूब हो गई थी। खिलाफे मामूल रामिया का मूड भी आज खुशगवार था। तीनों कैफेटेरिया में इस वक्त चाट समोसों से लुत्फानंदोज हो रही थीं। मुझे तो पूरा यकीन है रामिया की पोजीशन तो पक्की है। अफीफ़ा समोसे खाते हुए बोली तो अचानक तुबा को कुछ याद आया तो वो रामिया की जानिब देखते हुए संजीदगी से बोली, हाँ है। फिर वो कोल्ड ड्रिंक का सिप लेते हुए नॉर्मल लहजे में बोली, आज ज़ीशान की शादी है। हाँ, आज मेरे सबसे अच्छे दोस्त की शादी है, जिसने मुझे इस जहन्नुम से निजात दिलाई। बस मेरी तो यही दुआ है कि वो हमेशा खुश रहे। रामिया खलूस से बोली तो अफीफ़ा और तुबा दोनों हैरत ज़दा रह गए। रामिया, तुम्हें ज़ीशान को खो देने का कोई दुख नहीं है? तुबा ने उलझकर इस्तफसार किया तो वो एक गहरी सांस भरकर गोया हुई। जब उसे पाया ही नहीं था तो उसे खो देने का क्या दुख? ज़ीशान बहुत अच्छा लड़का है, मगर ये बात मुझे हमेशा से मालूम थी कि ज़ीशान मेरे लिए नहीं बना और ना मैं उसकी। तो क्या तुम्हें इससे कोई दिली लगाव नहीं था? अफीफ़ा ने तेज़ी से पूछा। मेरे पास दिल और जज्बात नाम की चीज़ शायद है ही नहीं, बस बहुत सा गुबार है, धुआं है। वहाँ ऐसे लतीफ़ जज्बात कहाँ पनपते हैं? मैं नहीं जानती कि दिल के मामले क्या होते हैं। वह गहरी संजीदगी से बोली तो ये बात जानकर तुबा और अफीफ़ा को इत्मीनान हुआ कि ज़ीशान से उसका कोई दिल का मामला नहीं था, वरना उसकी शादी पर उसकी प्यारी सहेली अंदर से टूट जाती। तो मेरी जान, इस गुबार और धुएं को निकाल बाहर करो और किसी से दिल लगा लो। देखना ज़िंदगी इतनी खूबसूरत और हसीन लगने लगेगी जैसे जन्नत ज़मीन पर आ गई हो। अफीफ़ा शोखी से बोली तो तुबा ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई। मुझे कोई शौक़ नहीं है किसी से दिल लगाने का, इन फालतू चीज़ों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। रामिया बेपरवाही से बोली तो दोनों ने अपना सर थाम लिया। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, जितना मर्जी सर फोड़ लें। अफीफ़ा झुंझलाकर बोली तो रामिया मुस्कुरा दी। आफीन क्लब से आकर अपने कमरे में लेटा था। उसने नींद तराश होकर जो ही अपनी आंखें बंद की, वही जलता हुआ मंजर उसकी निगाहों के सामने आ गया। जब रामी ने उस पर हाथ उठाया था, बेसाख्ता आफीन अपनी आंखें खोली और बेकरारी और इसराब के आलम में उठकर बैठ गया। जब से ये वाक़या हुआ था, उमा वक्त यही मंजर उसके जहन से चिमटा रहता था, जो उसे दिन रात अनदेखी आग में जलाए रखता था। रामिया अमान खान, तुमने मुझ जैसे इंसान को दरिंदा बनने पर मजबूर कर दिया। अब तुम मेरा वो रूप देखोगी जिससे मैं खुद भी वाकिफ नहीं था। आफीन सर्द लहजे में खुद से बोला और फिर गैर मरई नुक्ते को घूरने लगा। हमेशा की तरह रामिया ने पोजीशन ली थी। तुबा और अफीफ़ा अपनी सहेली की कामयाबी पर बहुत खुश थीं और अंस भी बहुत जज्बाती दिखाई दे रहा था। रामिया बाजी, इतनी बड़ी खुशी में आप हम सबको ट्रीट देंगी, वो भी किसी अच्छी सी जगह पर। हाँ रामिया, कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन तो होनी चाहिए। अफीफ़ा भी उसकी बात की तायद करते हुए बोली।
तो अचानक तूबा को याद आया, अरे मैं अपनी शादी के कार्ड तुम लोगों को देने के लिए लाई थी और देना ही भूल गई। कहते हुए उसने जल्दी से बैग खोला और तीनों को थमाया। वाह तूबा बाजी, मैं तो आपकी शादी में ज़रूर आऊँगा, मुझे बहुत खुशी होगी। तूबा अंश की बात पर खुश होकर बोली। फिर रामिया से सफसार करने लगी, तुम अंकल की कंपनी कब ज्वाइन कर रही हो? बस हॉस्टल शिफ्ट हो रही हूँ, इसलिए थोड़ी देर हो जाएगी। क्या रामिया बाजी, आप हॉस्टल में क्यों रहती हैं? क्या आपकी फैमिली नहीं है? अंश को आज इस हकीकत का इल्म हुआ था कि रामिया हॉस्टल में रहती है, लिहाजा इंतहाई उलझे हुए अंदाज में हैरत से इस्तफसार किया। लफ्ज़ फैमिली पर उसके चेहरे पर एक साया सा लहर आ गया। अच्छा अंश, अपनी फैमिली को भी मेरी शादी में ज़रूर लाना। तूबा जल्दी से बोली तो अंश समझ गया कि मामला कुछ संगीन है, लिहाजा फ़ौरन अपनी धुन में आते हुए बोला, ज़रूर लाऊंगा, और हाँ, आपका वलीमा भी ज़रूर खाऊंगा। तुम तो हो ही सदा के भूखे, अफीफ़ा हंसते हुए बोली। वो तेज़ तेज़ कदमों से हॉस्टल की जानिब जा रही थी कि एक बार फिर आफरीन अली शाह उसके रास्ते में हाइल हो गया था। शॉर्टकट लेने के चक्कर में रामिया हमेशा यही रास्ता अपनाती थी और आज तो गैर मामूली सन्नाटा था, क्योंकि कैंपस में अभी क्लासेस का आगाज़ नहीं हुआ था। ब्लैक जीन्स पर ब्लैक शर्ट पहने वो आज उसे काफ़ी गैर मामूली लगा। वो उसे नज़रअंदाज करती आगे बढ़ी ही थी कि अचानक वो उसके बिल्कुल सामने आ गया। इतना कि रामिया का सर उसके कुशादा सीने से जा टकराया। ये क्या बेहूदगी है, वो फ़कत इतना ही बोली थी कि एक बदबूदार चीज़ उसके नाक के करीब आई और वो आफरीन की बाहों में झूल गई। आफरीन ने बड़ी सुकून से उसे बाजुओं में उठाया और बिल्कुल पास खड़ी गाड़ी के पास पिछली सीट पर, जिसके शीशों पर सनशेड्स लगे थे, लिटाकर इत्मीनान से गाड़ी स्टार्ट कर दी। घर आकर अंश सीधा अपने कमरे की जानिब चला गया। किसी का भी सामना करने के मूड में नहीं था। बार बार रामिया का उदास चेहरा उसकी आंखों के सामने घूमे जा रहा था। न जाने क्यों इतने कम अरसे में उसे रामिया से बेपनाह अपनायत और लगाव हो गया था। उसे पहले ही दिन से रामिया बहुत अच्छी लगती थी। अपनी इस बहन की वजह से जब भी वो रामिया से मिलता उसे नामालूम सी खुशी और सुकून हासिल होता था। उसका बस नहीं चलता था कि वो रामिया को अपने घर में ही ले आए। आज जब से ये मालूम हुआ कि ये हॉस्टल में रहती है तो उसे शदीद हैरत हुई। फिर रामिया का उतरा हुआ चेहरा देखकर उसने भी जल्दी से मौजू को तब्दील कर दिया। मगर रामिया के जाने के बाद उसके बेपनाह इसरार पर तूबा ने रामिया के बारे में बताया तो उसकी हालत इंतहाई गैर हो गई। रामिया उसे दिलो जान से अजीज़ हो चुकी थी और रामिया के दुख उसे भी रुला रहे थे कि किस तरह उसके बाप ने उसकी माँ पर शक करके उसकी किरदार की धज्जियाँ उड़ाकर तलाक देकर घर से निकाल दिया था और फिर उसकी माँ एक गाड़ी के नीचे आकर ज़िंदगी से हाथ धो बैठी थी और पीछे रह गई सिर्फ रामिया, जिसके दुधियाल वालों ने उसकी माँ से मुतल्लिक तानो तशनी के साथ उसकी परवरिश की थी, जिसका बाप जो इंतहाई संग दिल और खुटोर मिजाज था पिछले साल दागे मफारत दे गया था और फिर किन हालात में घर गिर कर वो अपने बाप का घर छोड़कर इस हॉस्टल में रह रही थी। मुझे नहीं मालूम था रामिया बाजी, आप अंदर से इतनी शिकस्ता हाल हैं, मुझे नहीं मालूम था, खुद से कहते हुए वो रो दिया। फिर खुद से मजबूत अंदाज में बोला, मैं आपको यूं ज़माने भर की ठोकरें खाने पर हरगिज़ नहीं दूंगा। अभी आपका ये भाई जिंदा है। फिर वो आगे का लाया अमल सोचने लगा। मिसेस इब्राहिम अचानक गहरी नींद से जागी थी। अमूमन दिन के वक्त वो सोती नहीं थी, मगर आज ना जाने कैसे इनकी आंख लग गई थी। इब्राहिम साहब अभी अभी ऑफिस से घर आए थे, इन्हें यूं देखकर परेशान से हो गए। शमा, आप ठीक तो है ना? क्या कोई डरावना ख्वाब देख लिया? नरमी से बोले तो मिसेस इब्राहिम ने घबराकर उनका बाजू पकड़ लिया। इब्राहिम, प्लीज़ मेरी बच्ची को ढूंढ लाएं, मेरी रामिया से मुझे मिला दें, मैं इसके बिना अब एक पल भी जी नहीं सकती। इब्राहिम साहब परेशान से हो गए। रिलैक्स हो जाएं शमा, मैं ज़रूर आपकी बच्ची से आपको मिलवाऊंगा, ये मेरा आपसे वादा है। मिसेस इब्राहिम कुछ कहना ही चाहती थी कि दरवाजे पर दस्तक देकर अंश अंदर चला आया, जिसकी आंखों में इस पल सुर्खी दौड़ रही थी, जिसे देखकर दोनों ही परेशान हो गए। अंश बेटा, क्या हुआ? क्या तुम रो रहे थे बेटा? इब्राहिम साहब परेशान से होकर उठकर उसकी जानिब आए तो अंश बेसाख्ता इब्राहिम साहब के गले लग गया और सिसक उठा। वो हमेशा से दिल का छोटा रहा था। मिसेस इब्राहिम भी अपनी कैफियत भूल भाल कर उसकी जानिब लपकी। क्या हुआ मम्मा की जान? मम्मा, पापा आप वादा करें, आप दोनों मेरी बात ज़रूर मानेंगे। वो बच्चों की तरह बोला तो दोनों ने बैक वक्त इस बात में सर हिलाया। क्यों नहीं मानेंगे बेटा, तुम बात तो बताओ। मिसेस इब्राहिम उसका हाथ थाम कर भरपूर इत्तेमाद दिलाते हुए बोली तो अंश ने आहिस्ता आहिस्ता रामिया के बारे में सब कुछ बता दिया, जिसे सुनकर दोनों सकते में आ गए। मिसेस इब्राहिम अपने सीने पर हाथ रखकर बिस्तर पर ढहसी गई तो अंश एकदम परेशान हो गया। मम्मा, आप ठीक तो है ना? वो जल्दी से इनके पास आकर फिक्रमंदी से बोला। अंश, रामिया का पूरा नाम क्या है? रामिया अमान खान। मिसेस इब्राहिम के यकीन पर मोहर सब्त हुई तो उनके लबों से एक सिसकी बरामद हुई। रामिया की माँ जिंदा है बेटा? उसके बाप और ददियाल वालों ने उससे बहुत संगीन झूठ बोला है। उसी दम इब्राहिम साहब की आवाज़ जैसे किसी गहरे कुएं से आई तो अंश ने नासमझी के आलम में अपने बाप को देखा। क्या मतलब बाबा? बेटा, आज से 22 साल पहले मैं एक गली से गुजर रहा था तो कुछ नकाबपोश लड़के तुम्हारी मम्मा से जेवर उतरवाकर पर्स छीनकर फरार होते हुए इनके सर पर पिस्तौल का बट मार गए थे।
ताकि वो शोर ना मचा सकें। मैंने इन्हें बेहोश होकर गिरते हुए देखा तो इंसानी हमदर्दी के तहत फ़ौरन इनको गाड़ी से उतरा और अपनी गाड़ी में डालकर अपने दोस्त के प्राइवेट क्लिनिक चला गया। इब्राहिम साहब जैसे माजी में खो गए थे। अंस बेतहाशा हैरत से ये इंकशाफ सुन रहा था। तुम्हारी मम्मा को सारी रात होश नहीं आया। शदीद खौफ और सर पर अंदरूनी चोट के बाइस ये बेहोश थी और मेरे पास इनके घर वालों का कोई राब्ता नंबर ही नहीं था। फिर सुबह इन्हें होश आया तो ये बेतहाशा घबराई हुई थी और जब इन्हें मालूम हुआ कि तकरीबन 12 घंटे बाद इन्हें होश आया है तो ये सख्त हवास बाख्ता हुई और मुझसे मिन्नत करने लगी कि मैं इन्हें फ़ौरन इनके घर ले जाऊं। रास्ते में इन्होंने मुझे बताया कि इनका शौहर बहुत शक्की मिजाज और गसीला इंसान है और जब मैंने इन्हें लेकर वहाँ पहुँचा तो वहाँ एक अदालत लगी थी। तुम्हारी माँ बिना किसी सबूत और गवाही के मातूब ठहराई गई। इस पर तरह तरह के इल्ज़ामात लगाकर उसके शौहर और ख़ास तौर पर इनकी नंदों और देवरानी ने घर के दरवाजे इन पर बंद कर दिए और इस शकील कल्ब इंसान ने तलाक के 3 बोल अदा करके और मुझको इनकी ज़ात से नथी करके इनके उजले दामन को दागदार कर दिया। और जुल्म की इंतहा तो इस वक्त हुई जब उस संगदिल इंसान ने अपनी 2 साला बेटी के सर पर हाथ रखकर कसम खाई कि अगर ज़िंदगी में भूले से भी तुम्हारी मम्मा ने अपनी बच्ची से मिलने की कोशिश की तो इस बच्ची को अपनी वल्दियत से खारिज करके उसे किसी यतीम खाने में फेंक आएगा। और यूं मैं तुम्हारी मम्मा को इस हालत में अपने साथ ले आया। इब्राहिम साहब बोलते बोलते थक गए थे। वो खामोश हुए तो अंस को बेआवाज़ सिसकियाँ लेते पाया। मिसिस इब्राहिम भी खामोशी से आंसू बहा रही थीं। वो आहिस्तगी से गोया हुई। मैं अपने वालिदैन की इकलौती औलाद थी। बाप तो बचपन में ही गुजर गए थे और माँ मेरी शादी करने के महज 1 साल बाद ही दुनिया से मुंह मोड़ गई थी। अमान की रवायती शक्की मिजाज इंसान थे जो एहसास कमतरी में मुब्तला थे। मुझ पर हमेशा शक करते। अपनी भाभियों के बहकावे और वहमी फितरत के हाथों हुमा वक्त मुझे जहनी और जिस्मानी अजियत में मुब्तला रखते थे। मेरी ज़िंदगी की खुशी सिर्फ रामिया थी, मेरी जान से प्यारी बेटी, मगर इस हादसे ने मुझसे मेरी बच्ची को छीन लिया। मैं अमान की धमकी से डर गई कि अगर रामिया को उसने अपनी वल्दियत से खारिज कर दिया तो लोग उसे वो खामोश हुई और फिर मज़ीद बातें करके गोया हुई। मैं ये हरगिज़ नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से मेरी बच्ची की ज़िंदगी एक गाली बन जाए। मैं रामिया से जुदा होने के बाद शायद मर जाती, मगर तुम्हारे पापा ने मुझे सहारा दिया। इनकी पहली बीवी फोत हो चुकी थी। एक 7 साला बेटा आफेन, जिसे माँ की ज़रूरत थी, तुम्हारे पापा से मैंने शादी कर ली और हम ये मुल्क ही छोड़ गए। फिर अंश तुम्हारी पैदाइश हुई। हम ये मुल्क हमेशा के लिए छोड़ चुके थे, मगर रामिया की महक मुझे यहाँ ले आई। मगर इस खौफ से मैंने इससे कभी मिलने या ढूंढने की कोशिश नहीं की। आखिर में उन्होंने सिसक कर कहा तो अंश बेसाख्ता उनसे लिपट गया और दोनों माँ बेटे ज़ारों की तार रोने लगे। इब्राहिम साहब की आंखें भी छलक पड़ी। रामिया की आंखें तेज़ चुभती रोशनी महसूस करके बड़ी मुश्किल से खुली थीं। चंद दमे तो उसे समझ में नहीं आया कि वो कहाँ है। काफ़ी देर वो यूं ही बेहिस्सो हरकत लेटी रही। फिर शऊर के दायरे में वो दाखिल हुई तो बिजली की तेज़ी से उठ बैठी और जब सामने कुर्सी पर बैठे आफीन अली शाह को देखा तो तहीर की ज़्यादती से उसका मुंह खुला का खुला रह गया, जो अब नहायत इत्मीनान से उसकी जानिब देख रहा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये घटिया हरकत करने की? रामिया चीख कर बोली, मगर उसी पल उसे ज़ोर का चक्कर आया तो बेसाख्ता दोनों हाथों से अपना सर थाम लिया। मैं तो हुई घटिया इंसान, तो घटिया इंसान से यही तवक्को की जा सकती है ना? वो तो इतनी खुशी से बोला जैसे अपनी तारीफ कर रहा हो। उस पल रामिया को सख्त ऐश आया, मगर अचानक उसे कुछ एहसास हुआ तो उसने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी को देखा जो शाम के 5 बजा रही थी। इसका मतलब है वो 3 घंटे से यहाँ मौजूद है। देखो, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? मैं तो तुम्हें ठीक से जानती भी नहीं हूँ, फिर क्यों मुझे इस तरह अगवा किया? बोली तो उसके होंठों पर करखत सी मुस्कुराहट उभरी जब उसके दिमाग ने उसे इस बात का एहसास बावर करवाया कि वो अगवा हो चुकी है और इस वक्त वो इस शख्स के रहमो करम पर है तो सारा गुस्सा मतगन झाग की तरह बैठ गया। वह इस वक्त इससे सिर्फ अपनी इज्जत की बका का ख्याल था। आपकी यादाश्त कमज़ोर है या फिर आपकी आंखों ने अब तक मुझे पहचाना नहीं? ये कहते वो उठकर उसकी जानिब आया। वो सिमटी सी बैठी इससे चंद कदम दूर ही थी तो उसकी पूरी हस्ती डोल गई। उसने बेसाख्ता अपने दाएं हाथ से अपने बालों को नोच डाला। देखो, तुम मेरे पास आने की कोशिश मत करना, वरना मैं अपनी जान ले लूँगी। और आमिया थूक निकलते लरजती हुई आवाज़ में बोली तो आफरीन के लबों पर जानदार मुस्कुराहट उभरी। फिर इंतहाई तहकीर आमेज लहजे में उसके पास मज़ीद पास आकर उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, नहीं, तुम जैसी लड़की की कुर्बत तो दूर की बात, उसे छूना भी अपनी तौहीन समझता हूँ। ये कहकर उसने जिस नफरत भरे अंदाज में उसकी कलाई को आज़ाद किया था, रामिया को ऐसे लगा था कि आफीन के अल्फाज और लहजे का जहर उसके वजूद की नस नस में उतर गया हो और उसके खून को नीला कर दिया हो। इस कदर अहानत और तहीन पर उसकी साकित आंखों की झील में एकदम तलातुम सा उठा था। बेसाख्ता आंसुओं की लड़ियों ने उसके गालों को भगो दिया था। क्या चाहते हो तुम? वो अपना निचला होंठ इंतहाई बेदर्दी से दांतों से कुचलते हुए बोली तो आफरीन ने चौंक कर उसे देखा। आंसू बहाती ये लड़की जो इस पल इतनी बेबस और लाचार दिखाई दे रही थी, इस लड़की से किस कदर मुख्तलिफ थी जिसने उसकी मर्दानगी को चोट पहुंचाई थी। वो चंद लम्हे के लिए गुमसुम हो गया। तुम चाहते थे ना कि मैं तुमसे माफ़ी मांगूं?
वो भीगी आवाज़ में बोली, फिर सरहद से उसके पैरों पर गिरकर उसके जूतों पर हाथ रखकर गोया हुई, मुझे माफ़ कर दो, मैं अपनी हर बदसलूकी की तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। इस पल आफीन का सख्ता छन से टूटा था। वो तेज़ी से पीछे हटा था। तुम चाहो तो इस थप्पड़ के बदले मुझे मार मार कर अधमुआ कर दो, मगर प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो। वो ज़मीन पर दोजानों बैठी इल्तिजाएं कर रही थी। उसकी इतनी हालत ख़राब हो गई थी कि वो बिल्कुल बेहाल होकर रोने लगी थी। या अल्लाह, मैंने गुस्से से और तैश के आलम में ये क्या कर दिया? एक लड़की की इज्जत से खेल गया, वो खुद से बोला, और फिर उसकी हालतजार पर निगाह दौड़ाकर गोया हुआ। तुम फ़ौरन बाहर आओ। ये कहकर वो तेज़ी से दाखिली दरवाजे की जानिब बढ़ा तो रामिया ज़िंदगी का पैगाम सुनकर गैर यकीनी की कैफियत में घिर कर जल्दी से दुपट्टा संभाल कर उसके पीछे लगी। हम अभी और इसी वक्त रामिया को लेने हॉस्टल चलते हैं। इब्राहिम, अब मुझसे एक पल के लिए भी उसकी दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही। मिसेस इब्राहिम बेकरारी से बोली तो इब्राहिम साहब ने इन्हें सहूलत से बिस्तर पर दोबारा लेटा दिया। शमा, अभी अंत समय ने बताया ना कि रामिया के दुधियाल वालों ने उसे ये बताया है कि उसकी माँ इंतकाल। ये कहकर वो खुद दहल कर चुप हो गए, फिर कदरे ठहर कर गोया हुए। रामिया की ज़िंदगी और शख्सियत इस वक्त बहुत डिस्टर्ब है। इस तरह अचानक आपके सामने जाएंगी तो उसे गहरा सदमा पहुंच सकता है। हमें आहिस्ता आहिस्ता उसके जहन को इस सच्चाई के लिए आमादा करना है। पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मम्मा। रामिया बाजी बहुत बिखरी हुई हैं। अंश को रामिया के साथ गुजरे हुए पल याद आ गए, जब कभी वो बहुत एग्रेसिव हो जाती, कभी बिल्कुल खामोश और कभी बहुत रूड। मगर आप लोग मुझे उससे एक बार मिलवा तो दे, वो बेकरारी से बोली। तो अंश उनसे लिपटते हुए बेतहाशा खुशी से बोला, बिल्कुल, मैं खुद आपको हॉस्टल लेकर चलूँगा। इस वक्त काफ़ी देर हो गई है, इनको शक हो जाएगा। कल मैं कोई भी बहाना करके आपको उनसे ज़रूर मिलवाऊँगा। अंश यह हकीकत जानकर खुशी से फूले नहीं समा रहा था। रामिया उसकी माँ जाई, उसकी हकीकी बहन है। फिर मिसेस इब्राहिम इंतहाई इश्तियाक से उससे रामिया के बारे में पूछने लगी कि इसकी आंखें कैसी हैं, उसके होंठ कैसे हैं, वो कैसे हंसती है। और अंश मुस्कुराते हुए इन्हें एक एक बात बताने लगा, जबकि उस पर इब्राहिम साहब ने गहरी तमानियत महसूस की। आफीन ने उसे हॉस्टल के गेट पर ड्रॉप किया तो वो एक ट्रांस की कैफियत में बाहर निकली और बेजान कदमों से हॉस्टल की इमारत की जानिब बढ़ी। जब वो अंदर चली गई, आफीन ने गहरी सांस लेकर गाड़ी स्टार्ट कर दी। वो कमरे में आकर हनूस इसी कैफियत में बिस्तर पर ढह गई और खलाओं को घूरने लगी। यूं ही खलाओं में तकते तकते उसे अचानक जैसे गहरी नींद से होश आया था। उसने सरहद से खुद पर निगाह डाली, फिर अपने सही सलामत वापस आने का यकीन करके रोना शुरू कर दिया। आफीन ने गाड़ी जूं ही घर के गेट के सामने रोककर गाड़ी का हॉर्न बजाया तो चौकीदार ने दरवाज़ा खोल दिया। वो जुन से गाड़ी अंदर लाया और गाड़ी से उतरकर जूं ही घर में दाखिल हुआ, सबसे पहले अंश से ही सामना हुआ, जो इस पल बेहद खुश और पुरजोश दिखाई दे रहा था। भाई, मेरे पास एक ज़बरदस्त ब्रेकिंग न्यूज़ है, बल्कि बहुत बड़ी खुशखबरी है, वो चलकर बोला तो शदीद तरीन जहनी अबतरी के बावजूद आफीन ने उसे काफ़ी चौंक कर देखा था। भाई, मम्मा को उनकी बेटी मिल गई है, मेरा मतलब है मेरी बड़ी बहन मिल गई, वो उससे लिपटते हुए बोला तो आफीन ने नासमझी वाले अंदाज में उसे उलझ कर देखा था और फिर जहन पर जोर दिया तो याद आ गया कि अंस मम्मा की पहले शौहर से होने वाली बेटी के मुतालिक बता रहा था। जब शमा बेगम की शादी इब्राहिम से हुई थी तो आफीन 7 साल का समझदार बच्चा था। इस हकीकत से वो पहले ही आगाह था कि मम्मा उसकी दूसरी अम्मी है और इनकी एक बेटी भी है जो उनके पहले शौहर के पास है, और वो उनकी धमकी के बदौलत अपनी बेटी को जैसे भूली गई हैं। ये इंकशाफ उसके लिए भी हैरान कुन होने के साथ साथ खुशगवार भी था। अच्छा, बाकी ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है, कहाँ है वो कहते हुए आफीन ने इधर उधर गर्दन मोड़कर देखा तो अंस मायूसी से बोला, यहाँ नहीं है ना, दरअसल वो बहुत डिस्टर्ब हैं। इनके दुधियाल वालों ने बताया कि मम्मा अल्लाह ना करे इस दुनिया में नहीं है। भाई, वो बहुत उलझी हुई हैं, मगर अभी इन्हें हकीकत मालूम हुई तो इनका रद्द-ए-अमल बहुत सख्त भी हो सकता है। आखिर में वो संजीदगी से बोला तो आफीन ने उसे अपने करीब करते हुए इस्तफसार किया, तुम जानते हो उसे? हाँ ना, बहुत अच्छी तरह। दरअसल रामिया बाजी ही मेरी हकीकी बहन है। कोई ब्लास्ट हुआ था आफीन के सर पर और कई हफ्ते अकलीम उस पर गिर पड़े थे। आफीन भुंचिका सा खड़ा अंश के हिलते होंठों को देख रहा था, जो ना जाने मजीद क्या कह रहा था। ज़ीशान अपनी बीवी को लेकर रामिया से मिलने आया था, मगर उसे बुखार में बेसुध पड़ा देखकर उसके हाथ पांव फूल गए थे। फ़ौरन डॉक्टर को बुलाया, जिसने इंजेक्शन देकर और ठंडे पानी की पट्टियाँ माथे पर रखने की हदायत करके दवाओं का पर्चा थमा दिया था। अब उसकी बीवी और ज़ीशान उसके माथे पर पट्टियाँ रख रहे थे। वो दिल ही दिल में खुद को इस बात के लिए मलामत कर रहा था कि जज्बात में आकर उसने उसे गर्ल्स हॉस्टल में पहुँचाया था। बुखार कुछ हल्का हुआ तो रामिया ने कसमसाकर आंखें खोलीं। ज़ीशान को देखकर वो कदरे चौंकी और फिर उसके साथ एक लड़की को देखकर वो सब कुछ जानकर मुस्कुरा उठी और उठते हुए बोली, ज़ीशान, ये तुम्हारी बीवी है ना? बहुत प्यारी है। रामिया हया को देखकर खलूस से बोली तो हया कदरे शर्माई। वैसे रामिया, तुम्हारा भी जवाब नहीं, तुम यहाँ बुखार में फंक रही हो और मुझे एक फ़ोन भी करने की जहमत गवारा नहीं की, और तो और मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रही थी। ज़ीशान उसे तीखी निगाहों से देखते हुए खफगी से बोला तो मान रामिया को याद आया कि उसका मोबाइल फ़ोन कहीं इधर उधर हो गया है। वो एक गहरी सांस भरकर रह गई। आई एम वेरी सॉरी रामिया, मुझे तुम्हें यूँ तनहा छोड़ना नहीं चाहिए था, वो निदामत से चूर लहजे में बोला।
फिर तेजी से सर उठाकर गोया हुआ, तुम अभी और इसी वक्त हमारे साथ घर चल रही हो? पागल मत बनो ज़ीशान, मैं कहीं नहीं जा रही, बस इतना सा बुखार तो हुआ है, रामिया अपने लहजे को मजबूत बनाते हुए बोली। तो ज़ीशान उसे महज देख कर रह गया, फिर धीरे से बोला, इन चंद दिनों में रामिया बहुत कुछ बदल गया है। मैंने आयशा से शादी से इनकार किया तो अम्मी और चची जान ने जाने कैसे आग बगोला हो गई। चचा वैसे ही चची के आगे दम भी नहीं मारते। अम्मी ने मुझे बहुत राज़ी करने की कोशिश की, मगर मैं फिर भी नहीं माना तो चची खुलकर सामने आई और अम्मी और चची में खूब झगड़ा हुआ, जिसके नतीजे में घर का पार्टीशन हो गया। चची ने मुझे नीचा दिखाने की खातिर एक हफ्ते के अंदर अंदर आयशा की शादी उसके मामूजात से कर दी, जो अव्वल दर्जे का आवारा और अयाश लड़का है। मेरे वलीमे वाले दिन नाइमा की भी रुखसती हुई, मगर वो अपने ससुराल में खुश नहीं है। और नाजिश, प्लीज़ ज़ीशान, मुझे इस घर के मकीनों से कोई सरोकार नहीं है, मैं इनके बारे में कुछ जानना नहीं चाहती। रामिया ने इंतहाई बेजारी से ज़ीशान की बात कता करके कहा तो ज़ीशान एकदम चुप हो गया। फिर रामिया हया से बातें करने लगी तो ज़ीशान भी सर झटक कर इन दोनों की जानिब मुतवज्जो हो गया। आफीन, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। निताशा उंगलियां मरोड़ते हुए कुछ कहने के लिए अपने आप को तैयार करते हुए बोली तो आफीन अपने ध्यान से बुरी तरह चौंका। आज निताशा उससे मिलने उसके घर आई थी और अब वो लॉन में कुर्सियों पर बैठे शाम की चाय से लुत्फानंदोज हो रहे थे, मगर बार बार आफीन का ध्यान भटक कर रामिया की तरफ चला जाता था। वो अपनी इस हरकत पर सख्त पेशमान था, इतना कि खुद से भी नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। और जब से उसे ये मालूम हुआ कि वो मम्मा की बेटी है तो गोया जैसे एक बोझ उसके सर पर मुसल्लत हो गया था। हाँ बोलो, क्या कहना चाहती हो? वो पूरी तवज्जो निताशा की जानिब मबजूल करने की कोशिश करने लगा। दरअसल आफीन, मेरे वालिदैन चाहते हैं कि मेरा कहीं रिश्ता पक्का हो जाए। वो पलकें झुकाकर आहिस्तगी से बोली, अच्छा कोई रिश्ता है इनकी नज़र में? वो चाय का घूंट लेते हुए बोला तो जवाबन निताशा ने इस बात में सर हिला दिया। लड़का कैसा है, क्या करता है, तुम्हारे ख़ानदान का है? वो सीधा होकर बैठते हुए दिलचस्पी से पूछने लगा। तो निताशा ने एक निगाह उसकी जानिब देखा। मैं तुमसे अपने बारे में राय जानना चाहती थी, अलबिलाखिर निताशा कह गई तो आफीन ने उसका इशारा बखूबी समझ लिया। वो एक गहरी सांस भरकर रह गया। निताशा, तुम एक बहुत अच्छी दोस्त हो, अच्छी लड़की हो और यकीनन जो तुम्हारा लाइफ पार्टनर होगा वो बहुत खुश नसीब होगा, मगर मैंने तुम्हें कभी इस निगाह से देखा नहीं, तुम्हारे बारे में ऐसा सोचा भी नहीं। प्लीज़ निताशा, तुम माइंड मत करना। आफीन किसी ओभाम में उसे रखना नहीं चाहता था, लिहाजा वो खुलकर कह गया तो निताशा के दिल में छन से कुछ टूटा, मगर वो फ़ौरन अपने आप को संभाल कर बोली, इट्स ओके आफीन, मैंने बुरा नहीं माना, अपनी पसंद की लड़की से शादी करना तुम्हारा हक है। वो बमुश्किल मुस्कुराकर बोली तो आफीन खामोश सा हो गया। फिर कुछ देर इधर उधर की बातें करके निताशा चली गई तो एक बार फिर आफीन रामिया के बारे में वो गर्ल्स हॉस्टल छोड़कर वीमेन हॉस्टल शिफ्ट होने के लिए पैकिंग में मसरूफ़ थी, जब ही वार्डन ने उसे किसी के आने की इत्तला दी थी। वो ज़ीशान का ख्याल करके जो ही मुलाकात वाले कमरे में आई, अंश की हमरा काफ़ी ग्रेसफुल शख्सियत को देखकर थोड़ा हैरान रह गई। रामिया बाजी, कैसी हैं आप? ये मेरे पापा हैं, हम आपसे मिलने कल भी आए थे मगर आप सो रही थी। अंश बेतहाशा चहककर बोला तो रामिया ने सलाम करके अदब से उनके सामने बैठ गई। इब्राहिम अली शाह को रामिया में शमा बेगम की काफ़ी शुबाहत नजर आई। वो उसे देखकर धीरे से मुस्कुराए थे और अंश इधर उधर की बातें करके रामिया का दिमाग खा रहा था। बस रामिया बाजी, आप हमारे साथ चल रही हैं, हमारी एनेक्सी खाली है, वो किराए के तौर पर हम आपको दे रहे हैं। आखिर में अंश इसी लहजे में बोला तो रामिया ने हैरान कुन निगाहों से इब्राहिम साहब की जानिब देखा, जिन्होंने ताइदी अंदाज में मुस्कुराकर इस बात में सर हिलाया। सर, ये कैसे हो सकता है, मैं कैसे आपके घर में रह सकती हूँ? वो मुतज्जब होकर बोली, बेटा आप क्यों नहीं रह सकती, वैसे भी हमें अपनी एनेक्सी किराए पर किसी न किसी को तो देनी ही है। इब्राहिम साहब बात बनाते हुए सहूलत से बोले, मगर रामिया मुतवज्जिब सी हो गई। अच्छा ऐसा करते हैं, आप हमारे साथ चलें, एनेक्सी देखकर फैसला कर लीजिएगा कि आप वहाँ रहना चाहती हैं या नहीं। इब्राहिम साहब जल्दी से बोले तो रामिया कुछ उलझ सी गई। फिर इन दोनों के शदीद इसरार पर नाचार उनके साथ चल पड़ी। रामिया ने जूही लाउंज में कदम रखा और वहाँ बैठी मिसेस इब्राहिम ने पहली बार अपनी बेटी को देखा तो बेसाख्ता उन्होंने अपना दिल थाम लिया। तीखे नैन नकुश पर गोरी रंगत और चमकीली रोशन मगर पुरसोच निगाहें और नाजुक सा सुरापा लिए वो 22 साल के तवील अरसे के बाद इनके सामने थी। वो बड़ी मुश्किल से खुद पर काबू पाकर उठ खड़ी हुई। रामिया ने इन्हें सलाम किया तो बेसाख्ता उन्होंने रामिया को अपने सीने से लगा लिया और इस पल ना जाने क्यों रामिया को महसूस हुआ जैसे उसकी सुलगती रूह को करार आ गया हो, जैसे उसके अंदर सुलगती आंच पर किसी ने ठंडी फुहार बरसाकर उसे बुझा दिया हो, जैसे बरसों से भरा गुबार धुआं यकलख्त उसके अंदर से खारिज हो गया हो और जैसे सीने में मौजूद दिल जिंदगी महसूस करके धड़कना शुरू हो गया हो। काफ़ी देर वो दोनों एक दूसरे से बेखुदी के आलम में लिपटी खड़ी रहीं कि मम्मा, रामिया बाजी मेरी सबसे अच्छी दोस्त हैं, आप प्लीज़ इनके लिए कुछ लेकर आएँ।
अकब से अंश की आवाज़ उभरी तो रामिया होश में आ गई। वो नरमी से उनसे अलग हुई, जिनकी भीगी पलकें देखकर वो कुछ उलझ सी गई। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं अपनी बेटी के लिए अभी कुछ लेकर आती हूँ। फरते मुसरत में घिरकर मिसेज इब्राहिम जज्बाती लहजे में बोली, दरअसल मेरी बेगम को लड़कियाँ बहुत अच्छी लगती हैं, इसलिए हर बच्ची को अपनी बेटी की तरह समझती हैं। ये सुनकर रामिया मुतमईन सी हुई। फिर तकरीबन 2 घंटे बाद उसने इन लोगों से इजाज़त चाही। इस तमाम वक्त में मिसेस इब्राहिम और अंश ही बोलते रहे थे। रामिया महज हुआ में जवाब दे रही थी। अंश, अब मैं चलती हूँ, बहुत देर हो गई है। वो घड़ी देखकर उठते हुए बोली तो अंश जल्दी से बोला, अरे आप इनेक्सी तो देख लें। अभी नहीं अंश, इस वक्त काफ़ी शाम हो गई है। पिछले दिनों आफीन ने उसके साथ जो घटिया हरकत की थी, उसके बाद रामिया को अंधेरे से डर लगने लगा था। बेटा आप परेशान मत हो, अंश आपको ड्राइवर के साथ भिजवा देगा। इब्राहिम साहब जूं ही बोले, उसके मोबाइल पर चचा की कॉल आई, जिन्होंने अभी और इसी वक्त इसे घर आने को कहा था। खैरियत तो है ना चचा जान, आपने मुझे इतनी इमरजेंसी में क्यों बुलाया? वो घबराकर इस्तफसार कर रही थी, मगर ज़ीशान महज उसे देखकर रह गया। रामिया को देखकर चचा जान की आंखों में बेसाख्ता नमी दर आई। बेटा आयशा अस्पताल में है, परेशानी से बोले। क्यों, वो ठीक तो है ना? ये सुनकर रामिया भी कुछ परेशान हुई। चचा जान, आयशा इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी, आप नाउम्मीद ना हो, रामिया संजीदगी से बोली। फिर धीरे से इस्तफसार किया, कौन सी सच्चाई आप बताना चाह रहे हैं? वो हमने तुमसे झूठ बोला था। कैसा झूठ? चचा प्लीज़ खुलकर बताइए, क्या झूठ बोला था? वो बहुत संगीन झूठ कि रामिया तुम्हारी माँ जिंदा है। ये क्या क्या कह रहे हैं आप? मेरी माँ यानी मेरी माँ जिंदा है? वो इंतहाई बेचैनी के आलम में अपनी अंगद शहादत सीने पर रखकर गोया हुई। बचपन से लेकर आज तक अब्बू और आप सब ने मुझे यही बताया था कि मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है। तहीर और दुख की ज़्यादती से उसकी ज़ुबान गूंग हो गई। झूठ बोला था हम सब ने तुमसे। तुम्हारा बाप एहसास कमतरी का मारा इंसान था। हमेशा अपनी कमज़ोरियों को छुपाने के गर्ज से वो भाभी पर ज़्यादती करता था। वो इतनी इंतहाई नेक व पारसा खातून थी। उस दिन भाभी किसी काम के लिए मार्केट दग गई, मगर रात गए तक वापस नहीं आई तो तुम्हारा बाप गुस्से से आग बगोला हो गया, और इस जल्दी पर तेल छिड़कने का काम तुम्हारी चची और ताई ने बखूबी किया। और जब वो सुबह आई तो तुम्हारे बाप ने इनसे एक भी लफ्ज़ सुने बिना खड़े खड़े तलाक दे दी, और ये कहकर धक्के मारकर घर से निकाल दिया कि अगर इन्होंने कभी भी तुमसे मिलने की कोशिश की तो वो तुमसे तुम्हारी बल्दियत छीनकर तुम्हें किसी यतीम खाने में फेंक आएगा, और यूं तुम्हारी ज़िंदगी एक गाली बनकर रह जाएगी। और फिर भाभी चली गई। वो निदामत से सर झुकाकर बोले तो रामिया ने बेसाख्ता अपने मुंह पर दोनों हाथ रखकर अपनी चीखों का गला घोंटा था। वो फटी फटी निगाहों से चचा जान को तके जा रही थी। मेरी माँ जिंदा है, वो खुद से बोली, जैसे खुद को यकीन दिलाना चाह रही हो। मेरी माँ कहाँ है, वो बताइए चचा जान, मेरी माँ कहाँ है? वो चीखी पड़ी तो ज़ीशान उसके करीब घुटनों के बल बैठते हुए बोला, प्लीज़ रामिया खुद को संभालो। कैसे संभालूं खुद को ज़ीशान? 22 साल के तवील अरसे के बाद मुझे ये बताया जा रहा है कि जिस माँ के लिए मैंने सारी ज़िंदगी ये समझा कि वो इस दुनिया में नहीं है, वो जिंदा सलामत है। मुझे मेरी माँ से दूर रखकर, इन्हें मुर्दा करार देकर, मुझे एहसास महरूमी और तन्हाई में मुब्तला करके आज मुझे ये सच्चाई बताई जा रही है कि मेरी माँ। बोलते हुए उसका सांस धूकने की तरह चलने लगा तो वो जुमला अधूरा छोड़कर गहरे गहरे सांस लेने लगी। आप लोगों ने रामिया और चची जान के साथ बहुत जुल्म और ज्यादती की है चचा जान। ज़ीशान इन्हें शिकायती निगाहों से देखता तासुब से बोला तो चचा जान ने निदामत और शर्मिंदगी से सर झुका लिया, जबकि ज़ीशान रामिया को संभालने लगा जो इस इंकशाफ की जद में आकर बुरी तरह बिखर रही थी। आफीन ने अंश के बेहद इस्तफसार पर तमाम बातें उसे बता डाली थी, सवाए रामिया के थप्पड़ और उसे अगवा करने के। वो अपनी इस शर्मनाक हरकत को अंश से छुपा गया था। अंश भाई, आपको रामिया बाजी की जहनी कैफियत का अंदाज़ा नहीं था, लिहाजा आपने इन्हें एक नॉर्मल लड़की की तरह ट्रीट किया, जबकि वो इंतहाई जहनी खुलजान और नफ्सियाती उलझनों का शिकार थी। अंश पुरसोच अंदाज में इंतहाई समझदारी से बोला तो आफीन ने उसकी बात पर तायदी अंदाज में सर हिलाकर कहा, हाँ अंश, मैंने रामिया को यूनिवर्सिटी की एक आम लड़की की तरह समझा था, मगर मुझे ये हरगिज़ नहीं मालूम था कि वो किस कदर नामुसाइद हालात का सामना कितनी बहादुरी से कर रही है। आफीन को ये जानकर ना जाने क्यों बहुत सुकून महसूस हुआ कि रामिया को अपने साबका मंगेतर से कोई कल्बी लगाव नहीं था, जो अफीफ़ा की ज़ुबानी उसको मालूम हुआ था। मगर भाई, अब रामिया बाजी की ज़िंदगी में किसी दुख किसी तकलीफ़ की परछाई तक नहीं आएगी। मैं अपनी बहन को ज़िंदगी की हर खुशी दूंगा। अंश बिल्कुल बड़े भाइयों की तरह गहरी संजीदगी से बोला तो आफीन उसे मोहब्बत से देखते हुए मुस्कुरा दिया। आज तुबा की शादी थी, वो उसके मायों मेहंदी में भी शरीक नहीं हो सकी थी। बस 3 दिन से पागलों की तरह यही सोचे जा रही थी कि अपनी माँ को तलाश करे तो कैसे। चचा जान ने बताया था कि कोई शख्स उसकी माँ को छोड़ने आया था। वो शख्स कौन था, कहाँ से आया था, क्या उसकी माँ उस शख्स के साथ चली गई थी, ये सब कुछ वो नहीं जानते थे। कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था जिस पर चलकर वो अपनी माँ को ढूंढ सकती। मोबाइल की बजती टोन पर उसने बेजारी से कॉल पिक की। रामिया बाजी, आप कहाँ गायब हैं? तूबा और अलीज़ा बाजी आपसे बहुत नाराज़ हो रही हैं। अंश चहक कर बोला तो रामिया ने बेदिली से शादी में आने से इनकार कर दिया।
आज शादी में आप आ रही हैं ना? अंश, मैं बस मुझे कुछ नहीं सुनना, आप 9 बजे तैयार रहिएगा, मैं आपको पिक कर लूँगा। वह धीमी अंदाज में कहकर लाइन काट गया तो रामिया गायब दमागी से बैठी रह गई। तूबा की संगीन धमकियों और अंश के पुरजर इसरार पर रामिया शादी में आ तो गई थी, मगर उसका जहन बुरी तरह उलझा हुआ था। उफ रामिया बाजी, तूबा बाजी तो आसमां की हूर लग रही हैं। मिक्स गैदरिंग की बदौलत अंश चहकते हुए उसके साथ वाली कुर्सी पर आकर बैठा तो रामिया के चेहरे पर कोई तासुर नहीं आया। रामिया की तरफ से यकसर खामोशी पाकर अंश ने उसे बगौर देखा, फिर कुछ सोचकर धीरे से उसके बाजू को छुआ तो रामिया अचानक यूं हड़बड़ाकर सीधी हुई जैसे किसी ने उसे गहरी नींद में सोते हुए ठंडा पानी गिराकर जगा दिया हो। अंश, क्या मुसीबत है, तुमने तो मुझे डरा दिया। एकदम उसने उसके सकते की कैफियत को तोड़ा तो अंश उसे ताड़ गया। क्या हो गया है रामिया बाजी, आपको इतनी खूबसूरत महफिल में होते हुए भी आप ना जाने कहाँ गुम हैं? अंश इधर उधर देखते हुए थोड़ा नाराजगी से बोला तो रामिया ने अपने आप को संभाला। अफीफा कहाँ रह गई? रामिया ने एक तायराना निगाह माहौल पर डालकर इस्तफसार किया तो अंश हंसते हुए बोला, वो तो तूबा बाजी से बिल्कुल जुड़कर बैठी हैं, कह रही थी दुल्हन के साथ बैठने से जल्दी शादी हो जाती है। उसकी बात पर रामिया के होंठों पर भी हल्की सी मुस्कुराहट झलकी तो अंश ने मौका गनीमत जानकर फौरन कहा, रामिया बाजी, आप हमारी टैक्सी में कब शिफ्ट हो रही हैं? एकदम रामिया ने सख्ती से होंठ भींच लिए। एक नागवारी की परछाई उसके जहन के पर्दे पर उभरी थी। यकलख्त तो उसकी तबीयत इस माहौल से मकदूर हो गई थी। वो तेजी से अपनी निशस्त से उठी और बाहर की जानिब बढ़ी। अंश उसका बदलता रवैया देखकर एकदम परेशान होकर उसके पीछे लपका था। क्या हुआ रामिया बाजी, शादी का फंक्शन इस वक्त अरूज पर है और आप जा रही हैं? उसे जाने के लिए पड़तोलता देखकर वो घबरा कर बोला तो रामिया घुटी घुटी आवाज़ में बमुश्किल बोली, अंश, मुझे यहाँ बहुत वहशत हो रही है, प्लीज़ मुझे कहीं ले चलो वरना मेरा दम घुट जाएगा। उस पल अंदर की घुटन इस हद तक बढ़ी थी कि उसे अपना सांस रुकता हुआ महसूस हुआ था। अंश उसकी कैफियत देखकर तेजी से पार्किंग लॉट की जानिब लपका और गाड़ी में बिठाकर रामिया को वहां से ले आया। वो सोच रहा था कि शुक्र है कि आज ड्राइवर अपने गांव गया हुआ था, वरना पापा उसे अकेला ना भेजते। गाड़ी के एसी ने इसके आसाब को कुछ पुरसकून किया तो वो निढाल सी आंखें मूंदकर सीट की बैक से सर लगा गई। अंश खामोशी से ड्राइविंग कर रहा था। उस पल वो रामिया की कैफियत को अच्छी तरह समझ रहा था। रामिया बाजी, मैंने हमेशा आपको अपनी बहन न सिर्फ समझा ही बल्कि दिलो जान से बड़ी बहन मानता भी हूँ। आप प्लीज़ अपने दिल का बोझ मुझसे कहकर हल्का कर सकती हैं। आप देखिएगा, मैं भी आपका हकीकी भाई बनकर दिखाऊंगा। बस एक बार मुझ पर भरोसा तो करके देखिए। अंश इतनी यकीन भरे लहजे में बोल रहा था कि बेसाख्ता रामिया की आंखें जलथल हो गईं। अंश, मैं अपनी पूरी जिंदगी यही समझती रही कि मेरी माँ, इतना बोलकर वो सिसक उठी, मगर मेरी माँ जिंदा है। रामिया के इस जुमले पर बेसाख्ता अंश का पैर ब्रेक पर जा पड़ा और गाड़ी झटके से रुकी। अंश, जिस माँ को मैं समझती थी कि वो मुझे छोड़कर इस दुनिया से चली गई है, वो जिंदा है। अंश, मेरी माँ जिंदा है। आखिर में बोलते हुए वो उसका बाजू शिद्दत जज्बात से झंझोड़ गई। आप मिलना चाहती हैं उनसे? अंश गहरी सांस भरते हुए बोला तो रामिया ने इंतहाई तहीर के आलम में उसकी जानिब देखा। अंश, तुम्हें मालूम है वो कौन है, कहाँ रहती हैं? रामिया की बात पर उसने अपना सर इस बात में हिलाया और गाड़ी स्टार्ट करके फुल स्पीड पर दौड़ाने लगा। जबकि रामिया गहरी सांस लेती उसको देखे गई। वो अभी अभी अंश की हमरा उसके घर में दाखिल हुई थी, जो अब उसे अपनी मम्मा के बेडरूम की जानिब ले आया था। अंश, तुम मुझे यहाँ क्यों ले आए हो? तुम तो मुझे मेरी माँ के पास बोलते बोलते अचानक दरवाज़ा खुल जाने पर वो एकदम खामोश हुई थी। अंश बेटा, सब खैरियत है ना? रामिया इस वक्त यहाँ मिसेस इब्राहिम अपने कमरे से निकलकर दरवाजे पर आई थी। रामिया बाजी, यही आपकी माँ है, वही जो 22 साल आपके अब्बू की वजह से आपसे दूर रहीं। अंश के अल्फाज पर एकदम मिसेस इब्राहिम ने चौखट का सहारा लिया था। अंश, ये क्या मजाक है? ये तो तुम्हारी मम्मा है। मुझे तुम्हारी ये घटिया हरकत बिल्कुल पसंद नहीं आई। इंतहाई नागवारी से बोलती रामिया जाने क्यों मुड़ी ही थी कि इब्राहिम साहब की आवाज़ ने उसके कदमों को बुरी तरह जकड़ लिया था। रामिया, अंश मजाक नहीं कर रहा। वो भुंचिका सी पलटकर शमा बेगम को देखने लगी, जो बेआवाज़ारों की तार रो रही थी। ये सब झूठ है, आप सबको शर्म आनी चाहिए। यूँ मेरे जज्बात के साथ खेलकर मुझे आप लोगों से ये उम्मीद नहीं थी। रामिया बेसाख्ता चीख उठी और इंतहाई दुख से बोलकर फ़ौरन वहाँ से पलट गई, जबकि इब्राहिम साहब और अंश उसके पीछे पीछे लपके। रामिया बेटा, हमारी बात का यकीन करो, वही औरत तुम्हारी माँ है जिसने तुम्हें जन्म दिया, जो 22 साल तुम्हारी जुदाई की आग में झुलस कर तड़पती सिसकती रही। खुदा के वास्ते उसे यूं छोड़कर मत जाओ, वरना नहीं। वो तड़प कर पलटते हुए बोली, मैं अब अपनी माँ को कहीं नहीं जाने दूंगी, इन्हें कुछ नहीं होने दूंगी। वो ज़ोर से चिल्लाते हुए बेतहाशा रोते हुए बोली और दौड़कर शमा बेगम के सीने से लिपट गई, जो अंश के पीछे ज़ारों की तार रो रही थी। दोनों माँ बेटी को यूं तड़प कर मिलते देखकर अंश भी रो दिया, जिसे इब्राहिम साहब ने नमा को समेत सीने से लगा लिया। आफीन 1 हफ्ते बाद अपनी खालाजाद की शादी अटेंड करके लाहौर से वापस आया तो अंश की ज़ुबानी तमाम बातों का इल्म हो गया। इस वक्त रामिया मिसेस इब्राहिम की हमरा कहीं बाहर गई हुई थी। आफीन थकन का बहाना करके अपने कमरे में चला आया। रामिया का सामना करना उसे
दुनिया का मुश्किल तरीन काम लग रहा था। मिसेस इब्राहिम को मालूम हुआ कि आफीन आ गया है। वो फौरन उसके कमरे की जानिब चल दी। अंस और आफीन में उन्होंने कभी कोई फ़र्क नहीं रखा था। वो अपनी सगी औलाद की तरह उसे चाहती हैं। रात को खाने की मेज़ पर उसका रामिया से सामना हुआ, जो उसे भरपूर तरीके से नज़रअंदाज कर रही थी। एक उसके अलावा सभी बेहद खुश और पुरसुकून दिखाई दे रहे थे। रामिया बाजी, मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि आप इतने मज़ेदार खाने पका सकती हैं। अंस शामी कबाब का लुकमा मुंह में रखते हुए मज़े से बोला तो रामिया मुस्कुरा दी। जब से उसे इसकी माँ मिली थी, उसके अंदर की बेकली, बेकरारी और बेसुकूनी भाप बनकर उड़ गई थी। इस पल रामिया की ये मुस्कुराहट इतनी खूबसूरत लगी कि बेसाख्ता आफीन उसे देखता रह गया। यकदम रामिया की निगाह उस पर पड़ी तो इंतहाई नागवारी से उसने आफीन की तरफ से मुंह मोड़ लिया। आफीन का दिल बुझ सा गया। ज़ीशान और हया उससे मिलकर गए थे और साथ में चचा का पैगाम भी दे गए थे। वो उससे मिलकर अपने जुल्म और ज़्यादती की माफ़ी मांगना चाहते हैं, मगर रामिया ने कतियत से इन लोगों से मिलने से इनकार कर दिया था। जबकि मिस्टर इब्राहिम और मिसेस इब्राहिम दोनों ही उसे समझा रहे थे, बेटा तुमने ये कॉल नहीं सुना कि माफ़ी सबसे अच्छा इंतकाम है, और इंतकाम की आग इंसान को कहीं भी सुख नहीं लेने देती। अगर तुम इन लोगों से नफरत करती रहोगी, इनकी ज़्यादतियों को सोच सोच कर कुड़ती रहोगी, तो तुम्हारी ज़िंदगी भी बेसुकून और मुंतशिर ही रहेगी। एक बात तुम इन लोगों को माफ़ करके देखो, फिर देखना कैसी ठंडक और सुकून तुम्हारी रूह में उतरेगा। इब्राहिम साहब उसे हलावत से समझाते हुए बोले तो गरम गरम आंसू उसकी आंखों से गिरने लगे, जिसे देखकर मिसेस इब्राहिम तड़प उठी। और जो आंसू, जो तकलीफ़ें उन्होंने मुझे दी, मेरे दिल को चोट पहुंचाई, मेरी रूह को ज़ख्मी किया, उसका क्या? वो रोते हुए बच्चे की मानिंद इंतहाई मासूमियत से बोली तो कॉरिडोर पर बैठे आफीन को इस पर बेसख्ता प्यार आ गया। अल्लाह ताला बेहतरीन मुनसिफ है, वो तुम्हारे साथ क्या क्या इंसाफ करेगा। तुम्हारी आंसू, तुम्हारी तकलीफ़ें जिन पर तुमने सब्र किया, वो बिलाशुबा रायगा नहीं जाएंगे। वो तुम्हें उसका बेहतरीन सिला अता करेगा। इब्राहिम साहब उसके सर पर हाथ रखकर बड़ी मोहब्बत से बोले तो रामिया ना जाने कौन सी कैफियत के ज़ेरे असर फ़ौरन बोली, ठीक है पापा, आप इन लोगों से कह दीजिएगा कि आप सबके साथ मैंने इन सबको भी माफ़ किया। ये कहकर वो खुद को बादल की मानिद हल्का फुल्का महसूस कर रही थी। नफ़रत व बदले की का जज्बा इंतहाई ताकतवर होता है, मगर इससे कहीं ज़्यादा ताकतवर जज्बा ईमान में होता है, जो इंसान को हैवान बनने से रोक देता है और उसे नेकी और भलाई पर उकसाकर इंसानियत की महराज पर पहुंचा देता है। वगरना नफ़रत और बदले की ताकत से मगलूब होकर इंसान को ही निस्तो नाबूद करने पर तुला रहता है। शाबाश मेरी गुड़िया, तुमने हमें खुश कर दिया। इब्राहिम साहब मुस्कुराकर बोले तो मिसेस इब्राहिम ने उठकर रामिया को अपने सीने से लगा लिया। काफ़ी दिनों से आफीन रामिया से बात करने की कोशिश में लगा हुआ था, मगर रामिया उसे ऐसा कोई मौका फराहम नहीं कर रही थी। थोड़ी ही देर पहले अफीफ़ा तोबा उससे मिलकर गई थी। वो उसके लिए बहुत खुश थी। वो उनसे फारिग होकर टेरेस पर रखी कुर्सी पर बैठकर किताब पढ़ने लगी। जब ही रामिया, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करना है, उसके सर पर आकर बोला तो रामिया ने कतियत से कहा, मगर मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी। आप यहाँ से जा सकते हैं, मगर मैं अपनी बात पूरी किए बिना यहाँ से हरगिज़ नहीं जाऊँगा। इतने दिनों की घुटन और बेजारी इस पल खुदसर होकर उसके लहजे में आजमाई थी। ठीक है, अगर आप नहीं जा रहे तो मैं चली जाती हूँ। वो किताब बंद करके कुर्सी से उठते हुए बोली तो आफीन ने उसे वहाँ से जा लिया। रामिया, आप मेरी बात सुने बिना यहाँ से नहीं जा सकती। वो उसके मुकाबिल आते हुए बोला, आप मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। रामिया को भी तैश आया था। इसी दौरान अपनी धुन में आता अंस टेरेस में दाखिल हुआ और रामिया के बिगड़े तेवर देखकर हैरत से सफसार किया। क्या हुआ रामिया बाजी? उसकी शामत आपके हाथों आई है। अंस, अपने भाई से कहो कि फ़ौरन यहाँ से चले जाएं और आइंदा मुझसे मुखातिब होने की कोशिश बिल्कुल ना करें, वरना। वो कज़न अपना जुमला अधूरा छोड़कर उसे जलती नज़रों से देखने लगी, जो उसे जिज कर रहा था। अंस, रामिया बाजी से कह दो, इन्हें मेरी बात सुननी ही होगी। रामिया के करीब आने के लिए उसे अंस की मदद की अशद ज़रूरत थी, वरना ये लड़की कम अज़ कम इस ज़िंदगी में तो उसे कबूल करने वाली नहीं थी। हाय आफीन भाई, रामिया बाजी आपसे 5 साल छोटी हैं, आप इन्हें बाजी क्यों कह रहे हैं? अंस मसनूई हैरत से बोला। लाहौल वाला। वो बेमज़ा होकर जल्दी से बोला, फिर मज़ीद गोया हुआ, मैं भला बाजी क्यों कहूँगा, ये सिर्फ तुम्हारी बाजी हैं। अच्छा, सिर्फ मेरी बहन? अंस सिर्फ को खासा लंबा खींचते हुए बोला तो रामिया हस्बे तवक्को तिल मिला उठी। अंस, बकवास बंद करो अपनी और हटो मेरे रास्ते से। ये कहकर रामिया ये जा वो जा, जबकि अंस और आफीन महज एक दूसरे को देखते रह गए। आफीन शाम को क्लब से लौटा तो लॉन में रामिया को अंस से बातें करते देखा। अंस आफीन को यहाँ आते देखकर कोई बहाना करके फ़ौरन वहाँ से खिसक लिया। रामिया, मैं जानता हूँ कि तुम मुझे हरगिज़ माफ़ करने की रवादार नहीं हो, मगर मैं भी तुमसे माफ़ी का ख्वास्तगार हूँ। इस दिन गुस्से और जोश में आकर मैंने वो हरकत कर डाली जो मैंने ख्वाबो ख्याल में भी नहीं सोची थी। यूनिवर्सिटी में तुम्हारे रवैये ने मुझे बहुत डिस्टर्ब कर दिया था। मैं आहनत के एहसास में बुरी तरह जल रहा था। वो गहरी सांस भरते हुए एक निगाह रामिया को झुके सर पर डालते हुए बोला, जो बहुत खामोशी से क्यारी में लगे फूलों पर नज़रें जमाए बैठी थी। मैं अपने अमल को दुरुस्त करार देने या खुद को
बेकसूर ठहराने के लिए ये बात हरगिज़ नहीं कह रहा कि जो रवैया तुमने मेरे साथ रवा रखा वो एक मर्द की मर्दानगी पर कारी ज़र्ब था, मगर मैंने फिर भी बहुत बुरी हरकत की थी। मुझे ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए था। हो सके तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। ये कहकर आफीन पलट कर लंबे लंबे डग भरता वहाँ से निकलता चला गया, जबकि रामिया ने बेसाख्ता गर्दन मोड़कर उसकी पुश्त को देखा था। आज शमा बेगम ने रामिया से ढेरों बातें की थीं, जिनमें ज़्यादातर वो आफीन का ही तस्करा कर रही थी। इब्राहिम साहब की मोहब्बत और खलूस की वो पहले से कायल थी, मगर अम्मी के बिताने पर वो इनकी आला ज़रफ़ी और शराफत पर दिलो जान से ईमान ले आई थी और पहले से ज़्यादा इनकी इज़्ज़त करने लगी थी। यह हकीकत थी कि अगर शमा को इब्राहिम साहब जैसे हलीम फितरत और हमदर्द इंसान ना मिलते तो ना जाने इनका क्या हशर होता। उसके बाप और ददियाल वालों ने इन्हें तबाह बर्बाद करने में कोई कसर नहीं उठा रखी थी। वो वाकई फरिश्ता सिफ्त इंसान थे। इनके इसरार पर ही वो इन्हें पापा कहती थी। आफरीन ने भी मुझे बिल्कुल अपनी सगी माँ की तरह इज़्ज़त और मोहब्बत दी है, हमेशा मेरा कहना माना है। मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे इब्राहिम जैसा शरीक सफ़र और आफरीन जैसा फरमा बरदार और मुझ पर जान छिड़कने वाला बेटा मिला, और फिर अल्लाह ताला ने मुझे मेरी लख्ते जिगर से भी मिला दिया। अम्मी बोलते हुए आखिर में उसे मोहब्बत पाश निगाहों से देखते हुए बोली, तो अचानक अंश की मुँह पसोड़ती आवाज़ उभरी, अच्छा, इस पूरी फैमिली में मेरा कोई तस्करा नहीं है। बेसख्ता दोनों ने दरवाजे की जानिब देखा, जहाँ वो रूठा सा खड़ा था। अम्मी और रामिया हंसने लगीं। अरे, मेरा अंश तो सबसे अच्छा बच्चा है। अम्मी जल्दी से बोली, हाँ हाँ, अब तो ऐसा ही बोला जाएगा ना। फिर मान अंश को कुछ याद आया तो बोला, ओह, आफरीन भाई लंदन जाना चाह रहे हैं। अभी पापा की स्टडी में वो इनसे यही बात कर रहे थे। क्यों? इतना अचानक प्रोग्राम कैसे बना लिया आफरीन ने? ऐसे कैसे जा सकता है? अम्मी जैसे हवास बाख्ता ही होकर बोली। रामिया बस खामोशी से इन्हें देखे गई। कुछ दिनों के लिए लाहौर जाने से भी वो इतना घबरा रहा था कि आप लोगों की याद आएगी। अब ऐसे कैसे हमें छोड़कर चला जाएगा? अम्मी ये कहते हुए दरवाजे की जानिब बढ़ी। इनके जाने के बाद रामिया किसी गहरी सोच में डूब गई। आफरीन पहली बार जिद पर आ गया था। किसी के कहने पर भी वो रुकने पर आमादा नहीं था, यहाँ तक कि वो अपना MBA भी अधूरा छोड़कर जा रहा था। उसकी जिद देखकर मिस्टर इब्राहिम और मिसेज इब्राहिम ने बादना ख्वासा उसे इजाज़त दे दी थी, मगर अम्मी ने यह शर्त उसके सामने रख दी थी कि जाने से पहले उसकी मंगनी या निकाह कर दिया जाए, जिस पर इब्राहिम साहब हंसे भी थे कि आपको ये खौफ है कि वो कोई गोरी मेम अपने साथ ना ले आए, तो उन्होंने उस बात का बरमला इकरार भी किया था। जबकि ये सुनकर आफरीन ने मारे बेबसी के अपने बालों को नोच डाला था। इब्राहिम, मलिहा की बेटी आयज़ा हमारे आफरीन के लिए कैसी रहेगी? इन दिनों इनके जहन पर सिर्फ आयज़ा ही छाई हुई थी। आफरीन सेमेस्टर देने पर बमुश्किल राज़ी हुआ था। उसके फ़ौरन बाद वो लंदन रवाना होने वाला था और मिसेस इब्राहिम इस दौरान कोई लड़की ढूंढ लेना चाहती थीं। अरे बेगम साहिबा, आप इस मामले में बिल्कुल फिक्रमंद मत हों। अंस और मैंने आफरीन के लिए लड़की ढूंढ भी ली है और इसे पसंद भी कर लिया है। मिस्टर इब्राहिम किताब बंद करते हुए ड्रामाई अंदाज में बोले, तो उन्होंने बेहद चौंक कर देखा। क्या वाकई? मगर अंस ने मुझसे इस लड़की का तस्करा क्यों नहीं किया? वो उलझ कर गोया हुई, क्योंकि आप लड़की की माँ है ना। लड़की की माँ? क्या मतलब? नासमझी के आलम में इस्तफसार करते करते यकदम बात उनकी समझ में आई तो मिसेस इब्राहिम ने इंतहाई बेचैनी के आलम में अपने मिजाजी खुदा को देखा। मतलब अंस और मैंने रामिया को आफरीन के लिए पसंद किया है और हमारी इस पसंद में आफरीन की पसंद भी शामिल है। मिस्टर इब्राहिम इनकी बात को आगे बढ़ाते हुए मुस्कुराकर बोले, तो मारे खुशी और एहसास तशक्कुर के इनकी आंखों में आंसू आ गए। इब्राहिम, अगर ऐसा हो जाए तो मेरी बच्ची की एक एक आंसू और हर तकलीफ का अजाला हो जाएगा। ऐसा ही होगा। आफरीन उसे अपनी पलकों पर बिठा कर रखेगा। इब्राहिम साहब की आवाज़ कमरे से उभरी तो दरवाजे की ओट पर खड़ी रामिया खामोशी से वहाँ से पलट आई। वो जो किसी काम से अम्मी के कमरे की जानिब आई थी, मगर इब्राहिम साहब के मुंह से अपना नाम सुनकर बेसाख्ता रुक गई थी। उस दिन आफरीन के माफ़ी मांगने पर और उसके साबका रवैये का एहसास दिलाने पर जब उसने अपने साबका रवैयों को याद किया तो वह जगह वो खुद को गलत दिखाई दी। बाकी आफरीन के साथ उसका सलूक एक दुश्मन की तरह था। हालांकि आफरीन ने उससे कभी कोई बदतमीज़ी नहीं की थी, माँ सवाई इस हरकत के जिसका जिम्मेदार खुद उसका रवैया था। वो कुछ सोचकर आफरीन के कमरे की जानिब आ गई। आफरीन किताबों में सर दिए उसे अपने कमरे में आते देखकर अच्छा खासा चौंका था। जो लेमन और पीच रंग के इम्तजाज वाले लॉन के सूट में उसे बहुत जालिम और जाबिर लग रही थी। आपको अगर मेरी मदद की ज़रूरत है तो बता दीजिए, वो जितने खूबसूरत लहजे में बोली, आफरीन ने उतनी ही बदसूरती से जवाब दिया, आपको मेरी टीचर बनने की कतई ज़रूरत नहीं है। इंतहाई रफ से हुलिये में वो उसे बहुत ख़ास लग रहा था। निताशा के क्या हाल है? रामिया के मुंह से ये जुमला सुनकर आफरीन ने उसे काफ़ी अचंभे से देखा। आप तो निताशा के बारे में ऐसे पूछ रही हैं जैसे वो आपकी गहरी दोस्त हो। वो तंजिया बोला, चले मेरी ना सही आपकी तो गहरी दोस्त थी, आपको इससे क्या प्रॉब्लम है कि वो मेरी गहरी दोस्त है या नहीं? आफरीन को रामिया की बात अच्छी नहीं लगी, लिहाजा रुखाई से कह गया, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? वो दरअसल अम्मी आपके लिए लड़कियां देख रही हैं, तो मैंने सोचा कि निताशा आपको मेरे मैटर में दखल देने की ज़रूरत नहीं, और प्लीज़ मम्मा के सामने निताशा का तस्करा ना छेड़िएगा।
اس کی شادی ہونے والی ہے، وہ سنجیدگی سے بولا۔ تو رامیا نے کچھ توقف کے بعد استفسار کیا، آپ میری وجہ سے گھر چھوڑ کر لندن جا رہے ہیں نا؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، آپ پلیز یہ مت سوچیے۔ آفین جلدی سے وضاحت دیتے ہوئے بولا۔ اچانک اسے خیال آیا کہ اگر رامیا کو اندازہ ہو گیا کہ محض اس سے بھاگنے کی خاطر وہ لندن جا رہا ہے تو وہ حساس لڑکی خود ہی نہ گھر چھوڑ دے۔ آفین، میں چاہتی ہوں کہ میرے ساتھ ساتھ آپ بھی گزری باتیں بھول جائیں۔ میں اپنی پچھلی زندگی کو پوری طرح سے بھول جانا چاہتی ہوں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے مجھے معاف کر دیا؟ وہ بے ساختہ بولا تو جواباً رامیا نے مسکراتے ہوئے سر اسبات میں ہلا دیا، جس پر آفین نے اف میرے خدا شکر ہے کہہ کر ایک گہرا فضا میں سانس خارج کیا۔ رامیا، سب سے جا کر کہہ دو میں کوئی لندن وندن نہیں جا رہا۔ وہ اس کے قریب آ کر مزے سے بولا، مطلب آپ مجھ سے بھاگ رہے تھے نا؟ وہ تادیبی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولی، اب تمہیں ساتھ لے کر جاؤں گا، بھگا کر نہیں، بلکہ اپنی شریک سفر بنا کر ہنی مون منانے کے لیے۔ وہ دلکشی سے گنگنایا تو کمرے میں ٹھنڈک کے باوجود اس کی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگ گئیں۔ آپ کو اتنا یقین ہے کہ میں آپ سے شادی پر رضامند ہو جاؤں گی؟ وہ بظاہر خود کو مضبوط بناتے ہوئے بولی، حالانکہ اندر سے وہ آفین کی قربت اور اس کی باتوں سے بہت پزل ہو رہی تھی۔ جی جناب، یقین واثق ہے، جب تم مجھے معاف کر کے لندن جانے سے روک سکتی ہو تو مجھ سے شادی پر بھی آمادہ ضرور ہو جاؤ گی۔ اف، اتنی خوش فہمی! وہ اپنی شرمگی مسکراہٹوں پر بمشکل کنٹرول کر کے بولتی دروازے کی جانب بڑھی۔ ارے ارے، سنو تو صحیح! عقب سے آفین کی آواز ابھری، مگر رامیا کھلکھلاتی ہوئی کمرے سے باہر نکل آئی۔ آج اسے بھی یقین ہو چلا تھا کہ آفین اور اس گھر کی صورت میں رب الکریم نے اس کی تمام تکالیف کا خوب ازالہ کر دیا ہے۔ بے شک اللہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا۔ اب ہر تمنائے دل پوری ہونے چلی تھی۔